नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और मंडे मॉर्निंग एक टर्म होता है मंडे ब्लूज़। आज मंडे ब्लूज़ का कोई नाम ही नहीं है, आज सिर्फ मंडे ग्रीन्स। और मार्केट में शानदार तेज़ी। श्रेया वीरू, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एक चीज़ बताऊं, कई बार ना आप एक व्यू लेते हैं और उस व्यू में कई बार एक सिंपल एक थ्योरी होती है, और जब वो थ्योरी प्ले आउट होती है तो आपको लगता है कि वाह क्या सही थ्योरी रही है ना। फ्राइडे को हमने एक ऐसा एक व्यू लिया था कि ये बस अब यहाँ से मार्केट शायद आपको एक लॉन्ग पर रिवॉर्ड करेगा और कॉल्स लेके जाइए, कैरी करिए। और वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं, जिन्हें करना होता है वो कर देते हैं। आई थिंक जिस तरीके से उसका एक इम्पैक्ट आया, 100 से कच्चा तेल 90 पर आया, डॉलर रुपये में देखिए किस तरीके की रिकवरी आई, और आज अक्रॉस द बोर्ड रैली है। अगर आप देखेंगे तो शानदार रैली है मार्केट में, और मुझे खुशी है कि एक आई थिंक हम एक ऐसा व्यू ले पाए जो आई थिंक हमारे व्यूअर्स से कुछ बेनिफिट हुआ होगा। खैर, अब बड़ा सवाल ये है कि हम 24,000 पर आ गए हैं ऑलमोस्ट। बड़ी रैली है इस समय ग्लोबल मार्केट में भी, बड़ी गिरावट है कच्चे तेल में, इंडिया विक्स कोलैप्स कर रहा है। क्या ये सब काफ़ी है हमारी मार्केट को वापस उस रेंज के अपर एंड में ले जाने के लिए? लेकिन खैर, इन सब की बात होगी। शो की शुरुआत करते हैं इस समय की हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल की नरमी और मजबूत रुपए के दम पर बाजार गुलजार। निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर, 24,000 की तरफ बढ़े कदम। मिड और स्मॉल कैप में भी लौटी रौनक। क्रूड आया 90 के करीब, रुपया 70 पैसे मजबूत, और इंडिया विक्स 7% घटा। आज के चार्ट जीपीडी और स्पॉटलाइट का दबदबा। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2.5% चढ़ा। एचसीएल टेक और एम्फोसिस में शानदार तेजी। स्पॉटलाइट लॉरस लैब करीब 8% उछाल के साथ लाइफ हाई पर पहुंचा। साथ ही एस्ट्रल और 361 वैन में भी मजबूती का। आईटी के साथ साथ रियल्टी, फार्मा और ऑटो में भी रफ्तार। तीनों सेक्टर इंडेक्स 1 से 1.5% मजबूत। साथ ही एफएमसीजी, केमिकल और कैपिटल मार्केट में भी रौनक। बाजार में हर तरफ बिग स्टॉक्स का जलवा। शानदार नतीजे और गाइडेंस से दौड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। शेयर करीब 5% उछल कर बना हीरो ऑफ द डे। साथ ही अच्छे नतीजों में से करीब 5% भागा एयू बैंक। साथ ही टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी में उछाल कायम। उधर कच्चे तेल में नरमी से इंडिगो ने भरी उड़ान। शेयर निफ्टी का टॉप गेनर में शुमार हुआ। और पहली तिमाही के नतीजों के बाद केफिन टेक और कॉनकोर ने पकड़ी रफ्तार। केफिन टेक करीब 10% उछाल के साथ बना एफएनओ का टॉप गेनर। कॉनकोर भी 7% दौड़ा। साथ ही रिजल्ट के बाद एसबीआई कार्ड और लोढ़ा में भी रौनक। पहली तिमाही में 2% बढ़ा केनरा बैंक का मुनाफा। ब्याज से कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखा करीब 14% का उछाल। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी दिखा सुधार। नतीजों के बाद शेयर में रौनक कायम। बाजार को अब कोल इंडिया, बीएल के साथ वायदा की 4 कंपनियों के नतीजों का इंतजार। नतीजों के लिहाज से कल अहम दिन। निफ्टी की 2 कंपनियां एचयूएल और एलएनटी लेकर आएंगे नंबर्स। एचयूएल का 6 से 7% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान, आय में 10% ग्रोथ संभव। इधर एलएनटी के नतीजों पर दिख सकता है वेस्ट एशिया संकट का असर। साथ ही रेडिको, वरुण बेवरेजेस समेत वायदा की 6 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। वोडाफोन आइडिया का बड़ा कॉस्ट कटिंग प्लान। दिसंबर में 6 सर्किल्स में स्पेक्ट्रम रिन्यू न करने का कर सकती है फैसला। 6,000 करोड़ रुपए तक की बचत संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ओके, शो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, शो की शुरुआत करने से एक बार जरा दिखाइएगा लॉरस लैब्स। मैं आ रहा हूँ, पूरी मार्केट पर भी आ रहा हूँ, बस मेरी नज़र एकदम से इस पर गई वापस। पता है मैं इस स्टॉक की बात से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ? एक चीज़ आपको याद होगा, जब 4-5 बार लॉरस लैब्स हमारे चैट जीपीटी में आता था, हम पापा कहते थे कि मैं कई बार अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि कितनी बार लें इसे, कितनी बार लें इसे, है ना। लेकिन एक चीज़ जो हम कहते हैं भाई, ये हमने डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, ये मार्केट डिसाइड करेगा। एंड आई थिंक जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं उन्हें ये बात पता है। ये बात हमने जब पिछली बार लॉरस लैब्स की ली थी तब ये बात की थी, लॉरस, डिवीज इन सब की बात की थी कि कोई आइडिया नहीं है आपको ये स्टॉक्स कितना ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आपके पास हैं तो बेचने का सोचे भी मत, बने रहें। और देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं इसमें। क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे। खैर, इस पर भी आऊँगा मैं, लेकिन अभी बात करते हैं आज की मार्केट की। और मार्केट ने एक बार फिर से रेंज को रिस्पेक्ट करा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन ये है कि निफ्टी ने फिर 23,800 क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ा, उसको रिस्पेक्ट करा। और 23,767 पर हम बंद हुए थे, 23,976 पर हैं अब हम। 200 पॉइंट की रैली, कच्चे तेल का गिरना और रुपए का बढ़ना। और आज की रैली में रुपए का पूरा साथ है। अभी तक क्या होता था, कच्चा तेल गिरता भी था ना, डॉलर रुपये में सपोर्ट नहीं आता था। सुबह भी डॉलर रुपये थोड़ा स्ट्रांग खुला,
उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का होना चाहिए था। पिछले आधे एक घंटे में ना ये जो मूव है ना डॉलर रुपये का, ये वो अच्छे वाला मूव है, मज़ेदार वाला। और 96 के अगर आप नीचे बंद हो गए तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए। और आज की रैली, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा हमने गलत लिख दिया, इसको हटा दीजिए। आज की रैली काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है और सारे के सारे सेक्टर्स जो है ना वो ग्रीन में है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडवांस डिक्लाइन, देख लीजिए आप एक बार जरा। और कुछ सेक्टर्स तक सीमित नहीं लिखना चाहिए, तो नहीं मिस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी इसके अलावा अगर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड आज आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा हाई से फीका पड़ा है। आई थिंक उसका एक कारण ये भी है कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को इंट्राडे में काफ़ी चल चुका था, अगर आपको याद होगा तो इंट्राडे फ्राइडे का। और आज सुबह खुले ही हम सीधा उस 57,200 से 400 के जोन में, जिसकी हमने सुबह बात की थी कि रेजिस्टेंस है, वहाँ से थोड़ी सी गिरावट आई। लेकिन आईटी देखिए आप जरा, और आईटी के लिए तो आज मैं कहूँगा कि भले ही एल्गो नेगेटिव था, फिर भी आईटी आज चला और अच्छा खासा चला, और करीब 2.5% के करीब की रैली, लगातार शानदार तेज़ी रही है यहाँ पर। पीएसयू बैंक्स ने आज थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और सुबह हम बात कर रहे थे कि भले ही इनके नंबर्स अच्छे हों लेकिन इनको मैं ग्रीन नहीं देना चाहता था। मेरा समाव एक गट फीलिंग थी कि पीएसयू बैंक नहीं चल रहे हैं नंबर्स के बाद, और इस वजह से इनको मैंने थोड़ा सा अवॉइड ही किया था। आज ऐसा नहीं था कि हमको पता नहीं था कि ये नंबर्स आए थे, लेकिन थोड़ा सा इंक्लूड करने से हमने को थोड़ा सा डर लग रहा था। और लॉरस लैब्स और इंटरग्लोब लेकर आइएगा, आई थिंक क्या शानदार मूव्स आए इन दोनों में, और क्या कमाई हुई होगी इन दो स्टॉक्स में, दोनों में। और आई थिंक दोनों में बिल्कुल परफेक्ट एंट्री मिली और शानदार मूव्स आए। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए कैसा रहेगा। पॉजिटिव ही रहे, आई होप, वी होप सो। और जिस तरीके से मार्केट में स्ट्रेंथ है अच्छी नज़र आ रही है, सारे स्पॉटलाइट, चार्ट जीपीटी, बिग स्टॉक्स चले हैं आज, शानदार तेज़ी। और एफएमसीजी, आईटी पैक अगर देखें, जो कि आज चार्ट जीपीटी में सबसे पहले इसको हाईलाइट किया गया था कि निफ्टी आईटी आज रखे रडार पर, और ये पूरा स्पेस 2.5% ऊपर नजर आएगा। शानदार बढ़त है, बस बैंक निफ्टी से थोड़ा सा निराशा, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छा। सर, अभी सवाल वही अहम कि टेक्सचर क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या जो वो बड़ा रेजिस्टेंस है 24,050 वाला, वो क्या ब्रेक करेंगे हम? अगर उसको ब्रेक करना है तो क्लोजिंग के लिहाज से कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा? और कल तो मंथली एक्सपायरी भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, फ्राइडे को ना हमने एक बात कही थी, मुझे वो बात अभी याद आ गई एकदम से, कि जब पिछले फ्राइडे को हम 24,335 पर बंद हुए थे, वो ब्रेकडाउन फेल हुआ, तो आप सीधा एक हफ्ते में रेंज के लोअर एंड पर पहुंच गए। और ये संभव है कि रेंज के लोअर एंड का फेक ब्रेकडाउन दिखाकर मार्केट रिकवरी दिखाए और अगले हफ्ते आप सीधा वापस 24,300 पर पहुंच जाए। मेरा मानना ये है कि हम वापस 24,300 पर जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम सब कुछ वो पूरी की पूरी बेट उसी पे लगा दें, लेकिन समीकरण बैठ रहे हैं। हमने फ्राइडे को एक लॉन्ग का व्यू लिया और उसको कैरी करने का व्यू लिया कि आप कैरी करें। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए व्यू था 23,800, अब आपके लिए वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, इंट्राडे में भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। और मेरा मानना ये है कि यहाँ से अगर सब सही रहा तो हम वापस 24,300 की तरफ जा रहे हैं। इसी हफ्ते चले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑब्वियसली सब कुछ ट्रेलिंग स्टॉप के साथ, और एक हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहेगा कि ट्रम्प साहब कुछ ना अनाउंस कर दे, लेकिन वो तो आप हमेशा रखेंगे ना, रिस्क फैक्टर एट द बैक ऑफ योर माइंड, ठीक है। 24,000 से 24,050 श्रेया, यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट की जगह है। अभी हम डे हाई पर हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये निकलेगा लेवल, और अगर ये निकला तो सीधा उसके बाद 24,050 से आप 24,300 का वो जो पेंडिंग मूव है वो देखेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रुकावट है 57,200 से 57,400 के बीच में, ठीक है। लेकिन आज का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव्स है ना, वो मैक्रो पॉजिटिव्स हैं। वो उसका बेस्ट इंडिकेटर है इंडिया विक्स। अब आप इंडिया विक्स देखें, मैं सुबह जब इंडिया विक्स ऊपर खुला ना, मुझे थोड़ा चुभा, खला, मैंने कहा भी, मैंने वर्ड यूज़ किया था कि मुझे खल रहा है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स हुआ, 7% नीचे आया। ये सही है इंडिया विक्स। मार्केट ब्रेथ देखिए क्या शानदार है, और उसमें आप ऐड कर दीजिए डॉलर रुपी। ये सब चीज़ें जो है ना आज सिंक में है एक बड़ी रैली के। इस तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको एक अच्छी रैली के लिए। आज लोगों के पोर्टफोलियो ने अच्छा किया होगा, इस तरीके के जब मार्केट ब्रेथ हो, इस तरीके का वो तो ठीक है। ये इंडिकेटर्स जो है ना, ये वापस एक तेज़ी के बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी से क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम अभी भी एक रेंज में ही हैं। 3 महीने का चार्ट एक बार अगर वापस रख देंगे ना निफ्टी का, वही है
वही रेंज है, एक उसी रेंज में हम बीच में, देखिए 3 महीने में -0.44%, तो कहीं हम गए नहीं हैं। मार्केट को दोनों तरफ समीकरण मिल जाते हैं, बस ये है। यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है ना, अगली बार जब वो 4.7 पर आए, वो आंख बंद करके लॉन्ग करने का इशारा होगा, जैसे पिछले फ्राइडे को हुआ था। Right. ठीक है, मंथली एक्सपायरी है कल, और सिस्टम में शॉर्ट्स ज़बरदस्त है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज दोपहर को क्या शॉर्ट कैरी करने की हिम्मत करेगा, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में बड़ी रैली है, तेल गिर रहा है। अगर कल सुबह हम मान लीजिए हम उठे और वो सब कंटिन्यू किया, और अगर कच्चा तेल मान लीजिए 85-86 पर आ गया, तो एक और गैप अप हो सकता है फिर 150-200 पॉइंट का, वाई नॉट। ठीक है, पिछले पूरे हफ्ते हमने गैप डाउन और नेगेटिविटी देखी थी ना, इस पूरे हफ्ते हो सकता है गैप अप और पॉजिटिविटी रहे। ठीक है, और 24,050 के ऊपर अगर आप निकले तो निकलते ही मुझे लग रहा है बड़ी रैली होगी, क्योंकि जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना शॉर्ट पोजीशंस के, सब 24,050 पर प्लेस्ड होंगे स्पॉट पर। आजकल अभी तो खैर स्पॉट और फ्यूचर दोनों सेम है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इस वजह से। निफ्टी पर अप्रोच है जहां तक 23,800 से 23,850 पर आपका सपोर्ट रहेगा, और 24,050 से 24,150 के करीब की जोन जो है वो रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। अगर आपने 24,050 निकाला तो 24,150 में लग रहा है, स्क्रीन पर आपको जल्दी दिखेगा। बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी में अब 56,500 पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली 57,200 से 57,400, आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन क्लियरली श्रेया, मार्केट में आज बहुत समय के बाद एक बहुत शानदार पॉजिटिव माहौल लौटा है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आज तो खैर ज़्यादातर तो अच्छी स्टॉक्स में मूव्स आए हैं। बिल्कुल अनुज, अच्छे स्टॉक्स पे गुड आफ्टरनून मूव आए हैं। मैं 2-3 जो स्टॉक्स अलाइंड हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स से, उनके बारे में टिप्पणी करना चाहूँगा। एक बार लेके आइए आप निफ्टी ऑटो 27,600। अमूमन अगर आप देखें जब क्रूड रिट्रेस होता है तो निफ्टी ऑटो में स्विंग आता है। निफ्टी ऑटो एट 27,599, 9 मार्च 25 के बाद जितनी भी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी उसको हिट कर रहा है, यानी एक ब्रेकआउट के कगार पे। मैं अलाइनमेंट दिखा था यहाँ पे M&M का, आपकी स्क्रीन पे आएगा। M&M करीब 3230 पे। गौरतलब है कि इसमें एक फैक्टर ये भी है कि इस 30 तारीख को इसकी अर्निंग्स भी हैं, बट आज थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन अपने 200 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ 3299 जहाँ पे 3230 जहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लोडेड विद लॉन्ग्स इन अगस्त फ्यूचर्स, करीब 32% का OI बिल्डअप यहाँ पे हुआ है। तो एक स्टॉक ये जिस पर ध्यान रखिएगा, एक मोमेंटम बन रहा है, और 8 मई के बाद एक बार फिर से अपने 200 डेमा को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। पहला तो ये। दूसरा, एक बहुत ही शानदार फ्लैग के ब्रेकआउट पे फ्लोट करता हुआ काउंटर, दैट्स इन्फो एज। एक बार लिखा आइएगा स्क्रीन पर, शानदार प्लेसमेंट 1198 पे, क्लासिकल फ्लैग। कल का लो 200, कल मतलब शुक्रवार का 220, वहां से प्राइस कंफर्मेशन लेके आया, डी हाई पे ट्रेड करता हुआ, और इसका फ्लैग का पॉइंट है करीब 1205, 68% लोअर। और अगस्त हाफ फ्यूचर्स को देखिए इन कंपेरिजन विद जुलाई, 30 लाख शेयर का बिल्डअप, तो एक ह्यूज मोमेंटम बनता हुआ इन्फो एज पर, इस पर नजर रखिएगा। और थर्ड, इस बाजार की कमजोरी, HDFC बैंक मायूस करता हुआ। HDFC बैंक जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है। अगर आज HDFC मतलब बैंक निफ्टी को किसने ड्रैग किया है, ड्रैगर साबित हुआ है, तो वो HDFC बैंक। यहाँ पे बात क्या है कहने वाली, जरा मैं वो रखता हूँ स्क्रीन पे। 741 इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। अप्रैल का लो था अनुज करीब 327, उसके 727। जून का लो था करीब 728, और ये ऑलमोस्ट 733 का लो लगा के आ चुका है सर अनुज। 77% रोल ओवर, और ये अगस्त की मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई वाली पुट से ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे HDFC बैंक का सेटअप काफी अनुज, HDFC बैंक कुछ हद तक हमें यही रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वरना क्रूड एट आई थिंक जिस तरीके से रिट्रेस हुआ था, आज निफ्टी बैंक के पास भी केस था। ये क्या लग रहा है केस HDFC बैंक का आपको? देखिए वीरू, HDFC बैंक, मेरा मानना यह है कि बैंकिंग में अभी आपके पास और 72 अच्छे, मतलब 72 ज़्यादा हो गए इतने तो शायद मतलब और ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, है ना। HDFC बैंक भी ठीक है, 52 वीक लो के करीब है, तो हो सकता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ना गिरे। लेकिन दिक्कत क्या है कि HDFC बैंक में अभी भी तेज़ी का ट्रिगर नहीं है, क्योंकि इसके नंबर आ चुके हैं, कमेंट्री आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। सिर्फ एक जो भी इसको जस्टिफाई करता है वो भी बोलता है कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो गए हैं, तो वो तो खैर 2.5 साल से ही कंफर्टेबल रहे वैल्यूएशन तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। लेकिन इशू क्या है कि आई थिंक बैंकिंग में मेरे ख्याल से अगर आपको फोकस करना तो ICICI बैंक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आई थिंक अच्छे नंबर्स के बाद ICICI बैंक थोड़ा कूल ऑफ हुआ, और अब वहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिलेटिवली ज़्यादा जगह है ICICI बैंक में। और पिछले 3-4 दिन से ICICI बैंक ऊपर खुलता था, नीचे आता था, आज उल्टा हुआ है, आज फ्लैट खुला और अब थोड़ा सा ऊपर आया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो
ज़्यादा रिलेटिव जगह, मेरा हमेशा मानना ये होता है कि जो परफॉर्म करे ना उसे मार्केट रिवॉर्ड करता है, और यही इस समय मुझे लग रहा है कि आपके लिए बेटर रहेगा। और आई थिंक PSU बैंक्स थोड़ा स्कूल ऑफ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में जाना चाहिए, तो वो आई थिंक इस समय ICICI बैंक है शायद। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं फिर। राइट सर, स्टॉक स्पेसिफिक प्रश्न है मेरा। अब इंटरग्लोब एविएशन आपने बिग स्टॉक्स में लिया था लॉरस लैब्स के, हालांकि आपने भी चर्चा की इंटरग्लोब एविएशन पर। मैं पूछना चाह रही थी, शानदार तेज़ी 5% ऊपर है लगभग ये काउंटर, और अदानी ग्रुप के तरफ से जो वो बात आई थी सामने, खंडन किया गया था कि वो इस एविएशन स्पेस में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भागा है स्टॉक, आपका पॉजिटिव नज़रिया रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर पर, और आवाज़ के दर्शकों को तो आज बड़ा मुनाफा हुआ होगा इस पर्टिकुलर काउंटर पर। अच्छा, जिन्होंने ये रैली मिस की वो क्या करे, क्या व्यू बन रहा अभी? पहली बात तो ये कि ये स्ट्रक्चरल तेज़ी का व्यू नहीं था, उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। मेरा एक व्यू ये था फ्राइडे को कि ऑलरेडी जिस कारण से वो गिरा था उस कारण का खंडन हो चुका है, और नंबर्स आए, सब कुछ हुआ, ख़राब नंबर्स थे, अगला क्वार्टर भी ख़राब रहेगा, ये सब चीज़ें मार्केट को पता है, ठीक है श्रेया। लेकिन और अगर कच्चा तेल फ्राइडे को क्योंकि काफ़ी ऊपर था, इसके लिए उतना नहीं रैली कर पाया, फिर भी डे हाई पर बंद हुआ था ये। मेरा मानना ये कि अगर आपने उस ट्रेडिंग पोजीशन में अगर वो ट्रेड ली है, तो आज सुबह भी मेरा व्यू यही था कि आज अपने उस ट्रेड को निपटा के जाएं। तो आज उसके प्रॉफिट बुक करके जाएं, क्योंकि वो जो फैक्टर था वो प्ले आउट हो चुका है। अगर आपने उसके बाद भी लेना तो फिर कल फिर डिसाइड करेंगे, लेकिन वो वाला जो व्यू था ना, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए था कि एक बहुत बड़ा एक ड्रॉडाउन आ चुका है और अब यहाँ से स्टॉक में रिकवरी आनी चाहिए। अब देखिए, कच्चा तेल अगर 85-86 पे चला गया तो फिर बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें एक और इशू होता है, अभी अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है ना, इनका आगे एक और ब्लॉक डील का रिस्क रहता है, कभी भी वो ब्लॉक डील जैसे आ जाए मान लो, तो उसका एक रिस्क रहेगा। बाय द वे, निफ्टी पर नज़र रखिएगा एक बार जरा श्रेया, निफ्टी 24,000 पर वापस आने की कोशिश कर रहा है, हाई रखे आज का 23,998। और इंटरेस्टिंग होगा अगर हम रफ्तार के घोड़े और फैसिलिटी स्टॉक्स की बात करें, उस तक अगर 24,000 हिट हो जाए तो निफ्टी पर एक नज़र उस पर रखेंगे। तब तक ये काम करते हैं, रफ्तार के घोड़े और फैसिलिटी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पहले लेकर आइए रफ्तार के घोड़े, आज तो बनता है। रफ्तार के घोड़े में सबसे पहले है लॉरस लैब्स, एंड आई थिंक लगातार ये हमारा पसंदीदा फार्मा स्टॉक रहा है, और आज सुबह भी हमने बात की थी नतीजों के बाद कि यहाँ पर एक अच्छी रैली होनी चाहिए, और जब स्टॉक्स इस तरीके से भागें तो ये ना डिसाइड करें कि कौन सा स्टॉक कितना जा सकता है ऊपर, ये मार्केट पर छोड़ दें। केफिन टेक दूसरा स्टॉक, सुबह नतीजों के बाद इमीडिएटली मूव नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब कॉल हुई उसके बाद इसमें पंख लगे और ऑलमोस्ट सर्किट तक भागा ये स्टॉक, करीब 9.25% भागा और F&O का टॉप गेनर बना। कॉनकोर आज सुबह CNBC पर गाइडेंस बढ़ाई उन्होंने, और हमने वो बात भी की थी, जैसे ही वो हमारे नेटवर्क पर आके उन्होंने गाइडेंस बढ़ाई, उसके बाद आप देखें तो स्टॉक में क्या शानदार मूव आए और करीब 7% के करीब भागा ये स्टॉक। और इंटरग्लोब एविएशन आज फ्राइडे की जो हमारी बिग बोल्ड कॉल थी उसने बड़ा मुनाफा कराया। फ्राइडे की रिकवरी के बाद आज बड़ी रैली, कच्चे तेल में जो गिरावट आई वो एक ट्रिगर बना। फिसड्डी स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स ले रहे हैं हम। पहला है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स के बाद एक्चुअली गिरा है और F&O का टॉप लूज़र बना है, और सुबह हमारा व्यू ये था कि नतीजे भले ही अच्छे हैं लेकिन मुनाफा वसूली हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि PSU बैंकों का टेक्सचर थोड़ा सा ख़राब था, इस वजह से एक व्यू लिया था हमने बैंक ऑफ इंडिया पर। ONGC कच्चे तेल के भाव गिरे तो ऑब्वियसली एक स्टॉक जो अब तक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था, आज उसमें थोड़ी सी गिरावट आ गई, तो ONGC जो है वो अब डे लो पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए, मेरे रफ्तार के घोड़े फैसिलिटी स्टॉक्स पूरा करने तक श्रेया आया नहीं निफ्टी 24,000 तक। मैं थोड़ा स्लो बोला, मैं सोचा थोड़ा कोशिश करता हूँ कि है ना, कि थोड़ा सा अगर थोड़ा स्लो बोलूँगा तो शायद तब तक 24,000 हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। 998.7 तक जाके रुक गया। शायद जब तक आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स का कार्यक्रम क्रम समझाएंगे ना तब तक आ जाएगा, तब तक आ जाए, होपफुली फिंगर्स क्रॉस। सर, ट्रेंडिंग स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो आज कौन सारे स्टॉक्स ने इसको सपोर्ट किया आपके स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी गेनर्स में इटर्नल शुमार है 6% ऊपर आज के सेशन में। इंटरग्लोब एविएशन जिसकी चर्चा भी हो रही थी, आज का बिग स्टॉक देखिए 5% लगभग। IT पैक में शानदार बढ़त, इन्फोसिस 4% ऊपर है। बजाज फाइनेंस भी देखिए इस लिस्ट में इसने जगह बनाई है, 3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है आज के सेशन में। ये तो बात होगी निफ्टी की। वायदा में अगर आप देखिए केफिन, और आगे समझेंगे भी केफिन टेक में आज इस तरीके की रैली क्यों आई, नतीजों के बाद भागा। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग 10% ऊपर है। कॉनकोर कमेंट्री के बाद एकदम से 7% ऊपर हो गया। लॉरस लैब्स
आज का स्पॉटलाइट देखिए करीब करीब 8% ऊपर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज का 5.5% ऊपर है। तो शानदार तेजी सारे स्टॉक्स में, लेकिन अच्छे मार्केट में भी स्टॉक्स कुछ थे बैकफुट पर। ओएनजीसी क्रूड का उसका उल्टा असर पड़ता है, क्रूड में नरमी, तो स्टॉक भी टूटा लगभग 3.5-4%। सिप्ला ये थोड़ा आज बैकफुट पर है। एचडीएफसी लाइफ थोड़ा 0.5% गिरकर कर रहा है कामकाज, और एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा आपको फ्लैट नजर आएगा। वायदा में देखिए कहाँ पर ज़्यादा डेंट पड़ा है। बैंक ऑफ इंडिया नतीजों के बाद टूटा 4%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज खबर थी 3% लुढ़का, फोर्स मोटर्स लगभग 2% और कल्याण ज्वेलर्स में अच्छी रैली के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1.5% यहाँ पर गिरता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर। कार्यक्रम का क्रम समझाते हो कि शो में आखिर होगा क्या, तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, पंकज रांधड़ और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर आशीष बताएंगे कि लॉरस लैब्स और केफिन आज क्यों भाग रहे हैं। 2:30 बजे नुपुर बताएंगे पहली तिमाही में बैंकों के बाजीगर कौन है। 2:35 पर वोडाफोन आइडिया पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे असीम। 2:40 पर नतीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ कैनरा बैंक का मैनेजमेंट जुड़ेगा। 2:45 पर एचयूएल और रैडिको खैतान के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे नुपुर। साथ ही आशीष एलएनटी और वरुण बेवरेजेस का प्रीव्यू करेंगे। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एबेकस एमएफ के सीनियर फंड मैनेजर प्रतीश कृष्णन जी। 3:10 पे अनुज जी से स्ट्रैटेजी लेंगे। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक होगा। 3:20 पे लिया जाएगा बीटीएसटी एंड एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। 24,000 में लग रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इस शो के दौरान आ जाना चाहिए होपफुली। काबा सर बताइए, गुड आफ्टरनून, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। इस समय जो मुझे पसंद है स्टॉक वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बेस बढ़िया है, एक सेटअप जरूरी था, एक ब्रेकआउट की वो भी मिल गया। ट्रेड कर रहा है 419 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे ₹2 का 417 417, टारगेट रहेगा 425 to 428। ये एक जोन है, आजकल में आ जाना चाहिए पावर फाइनेंस। ओके, पीएफसी आपका बाय कॉल एट 419। डॉक्टर साहब एक बार रोल ओवर भी रख दीजिएगा इसके ना, एक सेंस मिलता रहेगा इन कॉल्स, ये कॉल्स कर क्या रही हैं इस वक्त। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए इटर्नल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इटर्नल में हम करीब 10-12 सेशन से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न काफी पॉजिटिव है। आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 291 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और ₹310 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 300 वाला अगस्त मंथ का कॉल ऑप्शन जो ₹10 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप ₹7 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और ₹20 के टारगेट सेट करें। इटर्नल निफ्टी का टॉप गेन में शानदार मूव्स, यहाँ पर खरीदारी की राय इन स्तरों पर भी आती हुई मानस जी की तरफ से। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर टीसीएस के ऊपर है। इन पर्टिकुलरली आईटी मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है अपने क्लस्टर के ऊपर। सो ये जो 2290 का आसपास का लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, जहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो 2270 का स्टॉप लॉस रख के बाय करें टीसीएस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 2360 के आसपास, जो कि इसका 100 डीएम है, जो हमारा टारगेट 1 होगा टीसीएस। ओके, टीसीएस आपका बाय कॉल है। सौमिल आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा भी कॉल आईटी साइड पर ही होगा। कुछ स्टॉक्स 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड साइन ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए। एलटीएम एक स्टॉक है जिसमें हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस बन रहे हैं लास्ट 2 या 3 वीक से, और 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अभी भी 200 डेली मूविंग एवरेज के बहुत दूर है ये स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन द डेली चार्ट्स, यहाँ पर मेरा टारगेट ऊपर में होगा 4600 विच इज वेरी क्लोज टू 200 डेली मूविंग एवरेज, और नीचे में मेरा स्टॉप लॉस होगा 40 डेली मूविंग एवरेज के क्लोज विच इज 3990। एलटीएम आईटी पैक में शानदार तेजी, सुमिल जी को पसंद आ रहा है ये स्टॉक। पंकज जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज सर एंड एवरीबॉडी इन द पैनल। श्रेया जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगस्त के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। डेली टाइम फ्रेम पे काफी स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, और ऑप्शन एक्टिविटी बेहद शानदार लग रही है। 200 डेमा के आसपास अप्रोच हो रहा है। 3245 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 3210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
थोड़ा सा 1 से 2 दिन का मैं नजरिया रख रहा हूँ, 3350 तक के टारगेट्स आप देखेंगे। ओके चलिए एक काम करते हैं, अब आप टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, स्नेहा जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, बताइए मोतीलाल में क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बेसिकली मैंने श्रीराम फाइनेंस आज पिक किया है। लास्ट वीक इसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। इनकी जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एनआईए ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट थी, इनफैक्ट हमारे एस्टिमेट से काफ़ी बेटर रही। तो 33% एनआईए ग्रोथ देखने को मिला, पीपीओपी ग्रोथ भी 45% थी, एंड इनकी क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी कुछ कंटेन्ड थी। ओवरऑल आगे जाके भी मैनेजमेंट ने 18% एयूएम ग्रोथ का ओवरऑल गाइडेंस दिया है। यहाँ पे बेसिकली जो ओवरऑल सीवी पोर्टफोलियो है वहाँ पे कोई स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा है, डिस्पाइट द वेस्ट एशिया वॉर एंड जो फ्यूल की वॉलेटिलिटी है उसके बावजूद काफ़ी कंट्रोल में है। जो व्हीकल ऑपरेटर्स है वो अपने जो भी हायर कॉस्ट वगैरह है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर पा रहे हैं। सो सीवी साइकिल पे स्ट्रेस नहीं है। इनकी जो मेन ग्रोथ आएगी वो एमएसएमई और गोल्ड लोन से आएगी, जहाँ पे ये बेटर ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करें, और ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश करें। तो जहाँ पे एमएसएमई एंड गोल्ड लोन्स की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है आगे आने वाले सालों में इनकी बढ़ेगी, और एमयूएफजी के फंड इन्फ्यूजन के कारण एंड क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड के कारण इनकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में रहेगी। एट द सेम टाइम एयूएम में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखेगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग रफली अबाउट 30% ग्रोथ इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। सो श्रीराम फाइनेंस को टारगेट किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1235 फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर स्नेहा जी की फंडामेंटली व्यू आते हुए इन्वेस्टमेंट आइडिया है, लंबी अवधि के नज़रिए से काफ़ी पसंद आ रहा है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लिया हमने। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबासन ने पीएफसी चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय है। 425 428 तक के टारगेट वो देख रहे हैं, 417 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि इटर्नल अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा है, फिर भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 6% भाग है आज स्टॉक। 310 के टारगेट देख रहे हैं मानस जी, 291 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से आता हुआ। राजेश जी आईटी पैक्सी टीसीएस को चुना है उन्होंने, और 2360 के टारगेट उनकी तरफ से। अब 2270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी भी इसी स्पेस पर पॉजिटिव नज़र। एलटीएम 4600 के टारगेट और 3990 का स्टॉप लॉस। पंकज जी ने कहा है कि महिंद्रा ऑटो पैक्स उनको अच्छा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर नज़र रखिए। 3500 के लिए टारगेट के लिए इसे देख सकते हैं, और 3210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। स्नेहा जी ने श्रीराम फाइनेंस चुना है, इस स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ, और 1235 के इनिशियल टारगेट हैं। लंबी अवधि के नज़रिए से काफ़ी पॉजिटिव फिलहाल स्ट्रेंथ निफ्टी में ऑलमोस्ट रेज हाई के आसपास ब्रेथ में। लेकिन सर जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है, पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे भी ठीक ठाक थे, हालांकि आपने उसको अवॉइड लिस्ट में डाला था। चलाने स्टॉक ऊपरी इस तरह से थोड़ा फिसला। प्राइवेट बैंक्स भी अगर आप देखिए कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो बैंक्स पर क्या व्यू बन रहा है? ये श्रेया सब चीज़ सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर तो मार्केट एकदम रॉकेट हो जाएगा ना। राइट ठीक है, ये सब चीज़ें असल में होता क्या है, देखिए पता है क्या होता है, एक तो मैं चीज़ आपको बताऊं, असल में हम इतनी चीज़ें बोलते हैं ना, और कुछ लोगों की ना क्या होता है, आदत होती है कि वो एक जस्ट पर्टिकुलर हिस्सा कट करके डाल देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अब मुझे इतने साल हो गए ना इस इंडस्ट्री में, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। मुझे क्या हुआ ना, मुझे आज अभी कुछ आधे एक घंटे पहले किसी ने आगे कहा कि कुछ एक मेरे स्टेटमेंट थी, वो किसी ने वो वायरल कर दी। मैं कहा अच्छी बात है, अब क्या कर सकते हैं ना, मुझे पता नहीं उन लोगों ने लाइफ में अपने कुछ अचीव किया नहीं किया, ठीक है, अपनी उनकी मर्जी है ना। लेकिन अब क्या होता है कि एक उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि ये जो मार्केट है, इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, वो जो मेरा टर्मिनोलॉजी थी ख़राब हो चुका है, वो उस तरीके से ख़राब हो चुका है जो 2021 से 24 में जो सिर्फ जिन्होंने वन वे तेज़ी देखी थी उसमें, अदरवाइज मार्केट का काम बाय द वे 24,000 क्रॉस हो गया है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कभी ये बोल दूं बात कि मार्केट ख़राब हो चुका तो मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव, ये चीज़ तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे लिए तो मार्केट सबसे ऊपर है। इवेंचुअली मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, इवेंचुअली तो मार्केट को ऊपर ही आना है, उसमें क्या वो है ना। और ये फेज़ है एक जो मार्केट चल रहा है, तो बैंक निफ्टी का भी एक फेज़ है। बैंक निफ्टी में जब मूव आएगा ना, बड़ा आएगा बैंक निफ्टी में, वो फिर आपको मौका नहीं देगा, फिर वो सीधा फिर 61-62 हज़ार ऐसा मूव आएगा।
बैंक निफ्टी पे भी मैं एक बताता हूँ, हम जो बात कर रहे थे ना, वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन आप मेरे पिछले 6 महीने का या 1 साल का टेप उठा के देख लीजिए, हमेशा एक बात कही है हमने, बैंक निफ्टी का बेस्ट तरीका होता है जितनी बार गिरावट है ना उतनी बार आप ETF जोड़ें, क्योंकि वो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि किस दिन वो मूव आ गया है, कब वो मूव शुरू हो गया। ठीक है, जैसे निफ्टी है, निफ्टी में अगर आपने उस फ्राइडे को वो कॉल्स जोड़ी थी, आज आपको मुनाफा दे रहे हैं। वो फ्राइडे को भी मुनाफा हुआ, लो लेवल से रिकवरी आई, लेकिन असली मूव आज आया है ना। तो ये ठीक है, एकदम आप एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मूव कभी नहीं पकड़ पाएंगे। चलिए खैर, एक काम करते हैं, मार्केट में अच्छी तेजी है। अब बात करते हैं आज के 2 हीरो, लॉरस लैब्स और केफिन टेक। क्यों बने ये दोनों आज के हीरो ऑफ द डे, आशीष से समझते हैं। आशीष, शुरुआत करते हैं लॉरस से। गुड आफ्टरनून सर। और लॉरस लैब्स मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, इसको काफ़ी बार हमने चार्ट जीपीटी में भी शामिल किया है, वैसे भी इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर की लगातार हमने चर्चा की है। और इस बार तो आप देखें तो क्या गजब के मूव यहाँ पर देखने को मिले। आज 8% की तेज़ी है और लगातार नए हायर हाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अच्छा, इस स्टॉक की खास बात है कि कुछ साल पहले तक आपको याद होगा कि लॉरस लैब से फिसी के लिए जाना जाता था कि अर्निंग्स पर डिसअपॉइंट करता है, लेकिन अब कई क्वार्टर से आप देखें ना तो जो रेजिलियंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हर क्वार्टर एक बड़ा सरप्राइज है। कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर नंबर्स हैं, उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन पहले आप देखिए कि आउट परफॉर्मेंस किस कदर यहाँ पर नजर आया है। एक महीने में जहाँ पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स सिर्फ 2.5% चला है, लॉरस लैब को देखिएगा 11% की बड़ी तेजी है। YTD 50%, 7 महीने के अंदर 50% के गेंस लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स में। वहीं निफ्टी फार्मा महज 15% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब बात करते हैं नतीजों की, तो नतीजों में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू और एबिटा यहाँ पर देखने को मिला, और एक कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पर नंबर्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे इनका आप फॉर्मुलेशन बिजनेस देखें या CDMO बिजनेस देखें, काफ़ी अच्छा है। सिंथेसिस बिजनेस जो कि सेल्स का तकरीबन 41% है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है इसमें पिछले साल के मुकाबले 69% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री निकल कर आ रही है एक कॉन्फिडेंस वाली है। पहले जो 1500 करोड़ के करीब का केपेक्स से गाइड कर रहे थे FY27 में, उसे और 500 करोड़ से बढ़ा दिया है। अब 2000 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। और साथ में अगर आप देखें तो इनके जो पेप्टाइड ब्लॉक है विजाग में, ये अब शुरू हो जाएगा, तो एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करें वैल्यूएशन की, तो स्टॉक को खुलकर वैल्यूएशन दे रहे ब्रोकरेजेस। कारण ये है कि 24% अर्निंग CAGR ये फैक्टर किया जा रहा है FY28 तक, तो इसी के लिए FY27 EPS के हिसाब से देखें तो 65 टाइम्स तक के वैल्यूएशन यहाँ पर ब्रोकरेजेस इस स्टॉक को दे रहे हैं। एक और स्टॉक केफिन टेक, इसकी भी बात करनी पड़ेगी, और नतीजे काफ़ी दमदार यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन देखिए नतीजों पर इतना तगड़ा रिएक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही एनालिस्ट कॉल हुआ, उसके बाद TV इंटरव्यूज़ हुए, तो स्टॉक ने पलट कर नहीं देखा। अब तो तकरीबन 10% के बड़े गेंस आपको स्टॉक में नजर आएंगे। सर्किट लग चुका है, और कंपनी बता रही है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनका जो NPS बिजनेस है यहाँ पर ब्रेक इवन देखने को मिला है, और मार्केट शेयर जो कि 37% था अब वो बढ़कर 40% देखने को मिला। लेकिन मार्केट ने इस बात पर रिजॉइस काफ़ी ज़्यादा किया कि इन्हें 6 AMCs के मैंडेट मिले, जिनका अगर आप टोटल AUM देखें तो $100 मिलियन से ऊपर का है। एबिटा की गाइडेंस यहाँ पर FY27 के एंड में बता रहे कि 40% तक हासिल कर सकते हैं, और मार्जिन हो सकता है कि अपवर्ड्स टू 45% भी देखने को मिल सकते हैं। और इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है अब ये काफ़ी खुलकर कंट्रीब्यूट करेगा मार्जिन ग्रोथ में, और वहीं से ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो कमेंट्री बहुत अच्छी लगी केफिन टेक की, इसके लिए स्टॉक में फिलहाल लग गया है अपर सर्किट। ओके, स्टॉक में लग गया है अपर सर्किट, बिल्कुल 10% ऊपर। शुक्रिया आशीष। स्नेहा जी, ये केफिन पर क्या व्यू है आपका? के फिनटेक पे पॉजिटिव व्यू है। पहले थोड़ा सा कंसर्न, कुछ नियर टर्म मार्जिन्स पे डेफिनेटली कंसर्न्स थे, क्योंकि हायर कॉस्ट और जो मिक्स शिफ्ट हो रहा था इनको लेके। बट ये जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं उससे काफ़ी कुछ वो कंसर्न्स एड्रेस होते हैं। एंड जो उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है उसको लेके जहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क थे कि वो EPS एक्रेटिव तो है, बट उनके शायद वो FY28 से उनके प्रॉपर कंट्रीब्यूशंस विजिबल होगी, बट एज पर मैनेजमेंट FY27 में ही ये एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये मैनेजमेंट मीट कर पाती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट रहेगा। प्लस ओवरऑल जो एक पॉजिटिव जो कमेंट्री में नजर आई कि इन्होंने ये ग्रेजुअली
अपने बिजनेस को और फर्दर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एंड अपनी इनकी जो फी रेवेन्यू की जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेजुअली 50% तक लेके आ जाएंगे एंड बाकी सेगमेंट्स में जो कि काफ़ी हाई मार्जिन सेगमेंट्स है उनमें ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो मार्केट में जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करता है। तो डेफिनेटली यहाँ से नंबर्स अभी बने नहीं है बट कुछ अपग्रेड डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं नंबर्स में। कि फिनटेक आपकी स्क्रीन पे 943 पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। मीनवाइल जब निफ्टी 24,000 के ऊपर है, मैं देख रहा था कि इनके स्टॉक्स में अच्छा सा ब्रेकआउट आया है इंट्राडे में। मैं 2 बजे आपको एक स्टॉक मार्क किया था ओपन इंटरेस्ट के आधार पे, एमएनएम। लुक एट एमएनएम नाउ। उसके बाद मेरे ख्याल से पंकज जी ने भी कॉल दी इसको, वहाँ से करीब 20 रुपये का स्ट्रेच एट डे हाई। और सिर्फ यही नहीं, एमएनएम नहीं, पूरा ऑटो अशोक लेन फॉर इंस्टेंस 20 डे में पार करता हुआ बहुत दिनों बाद ये वीक स्ट्रक्चर आज अपना 20 डे में पार कर रहा है, मेरे ख्याल से पोस्ट 8 जुलाई फर्स्ट टाइम। और उससे भी स्ट्रॉन्ग एक्शन आ रहा है मारुति में। जरा प्लीज एक बार सौमिल मारुति को देखिएगा, 13,638, यानी ये भी आज 20 जुलाई के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट लेता हुआ क्रॉस करने का अपने 20 डे मार्क को। क्रूड पर रिएक्शन अच्छा है ऑटो स्टॉक्स का एंड मोस्ट स्पेशली इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। आपका मारुति पे टेक क्या है? ऑलमोस्ट 61% रोल ओवर। ऑन मारुति मुझे लगता है कि जो एरिया से सपोर्ट लिया है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जो बहुत समय से उसकी रिस्पेक्ट हो रही है और वहीं से ही सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस मिला है। अब यहाँ से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न है ऑन द आवरली चार्ट जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है एंड द मोमेंटम इंडिकेटर्स का जो नीचे का साइकिल था वो कंप्लीट हुआ है। अभी तक बाय सिग्नल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही ये 40 डेली मूविंग एवरेज या 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, इट विल बी अ गुड साइन फॉर द स्टॉक एंड द मोमेंटम इंडिकेटर। वहीं पे हमें एक बाय सिग्नल मिल सकता है। ओवरऑल आई विल बी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 13,200 के आसपास, और ऊपर में मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, लेकिन इट विल बी ओनली अ शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर नाउ 14,250। मीडियम टर्म का ब्रेकआउट 14,670 के ऊपर है। जैसे ही वहां पे ब्रेकआउट मिलता है मुझे लगता है कि फिर देन इट्स अ न्यू वेव ऑन द अपसाइड। मारुति पर ये टेक आता हुआ और ऑटो पैक में अच्छी स्ट्रेंथ है, लगभग 1.5% ही पूरा इंडेक्स कामकाज कर रहा है ऊपर। वक्त हो रहा कैश कॉल्स का और कैश कॉल लेंगे हम गाबासर से, सोमिल जी से और राजेश जी से। तो शुरुआत कीजिए गाबासर, कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? ध्यान है किर्लोस्कर इंजीनियरिंग पर। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग ट्रेड करा 2291 पर, करीब एक करेक्शन था, वो आ गया, खत्म हो गया, करीब 10-12 दिन का करेक्शन था। 3 दिन से एक अच्छा आप दे रहे हैं किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। ट्रेड करा 2291 पर, स्टॉप लगाएंगे 2250, करीब 41 रुपीज का। टारगेट होगा 2400, उसे वक्त लगेगा, कल तक हो सकता है पॉसिबल। तो किर्लोस्कर इंजीनियरिंग पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। किर्लोस्कर अगर आप देखिए 2290 पे आपका बाय कॉल, डे हाई पे ट्रेड करा 5% ऊपर लगभग। सौमिल आपका ट्रेड करेगा कैश में? कैश में मेरा ट्रेड होगा सेजिलिटी में प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर की तरफ आज के ट्रेडिंग सेशन में टूटा है। आज 7% ऊपर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो ऊपर की तरफ टूटा है, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज चल रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जो ऊपर की तरफ टूटी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल है विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो ओवरऑल अ वेरी गुड सेटअप। मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म में बहुत ही अच्छा कर सकता है। टारगेट्स मेरे ऊपर में 48 के होंगे और नीचे में हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4150 पर। ओके, चलिए तो सेजिलिटी अभी खैर कैश का है, ध्यान रखिएगा, अब जल्दी एफनो में आ जाएगा ये। अब राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपकी ट्रेड कैश में? अनुज जी देखिए, जुबिलेंट फार्मा, आप इसका चार्ट देखिए, बेहतरीन चार्ट है। पिछले 6 दिनों से ये करेक्ट हुआ था और एग्जैक्टली अपने जो क्रूशियल क्लस्टर जोन था उसी के ऊपर लैंड हुआ था। तो करीबन 960 से लेके 970 के आसपास से 984 करंट प्राइस है। तो बाय करेंगे 970 के स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फार्मा। जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 1010 से लेके 1020 का। जुबिलेंट फार्मोवा पसंद आ रहा है राजेश जी को, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ पैनल में राजेश पालिया जी भी जुड़ रहे हैं। राजेश पालिया जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत आपकी ट्रेड के साथ करेंगे, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून शेरा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है
आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। स्टॉक में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी, और जिस तरीके से स्टॉक में अपने पिछले 2 दिनों के जो एक फॉल थे उसको पूरा यहाँ पे रिकवर करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है यहाँ पे ये मोमेंटम 1465 1475 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1430 के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक डेज हाइपर, मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ, और ब्रेंट भी अब $90 के नीचे आया, 89 के आसपास कर रहा है कामकाज। तो ब्रेंट अब में देखिएगा आप तो 8% की गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 88 के आसपास कामकाज करता है, वह ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और मजबूत रुपया भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर। बैंक निफ्टी एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है, थोड़ी सर बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव 90 के नीचे आ रहा है ब्रेंट, 100% 89 के नीचे आने की तैयारी कर रहा है श्रेया। ये तो ब्रेंट का इंट्राडे कोशिश करते हैं अगर हम दिखा सकें तो अगली बार से, लेकिन 89.09 8% नीचे। देखिए क्या होता है मार्केट में ना, एक चीज़ है, अगर आप सही समय पर सही चीज़ सही ट्रेड लेके बैठे ना, वो समीकरण आपके फेवर में आ जाते हैं। यही आई थिंक जो फ्राइडे को था, फ्राइडे और आज में क्या बदला है, बस यही था कि वो वीकेंड का जो था मार्केट बहुत ज़्यादा डर में था, शॉर्ट पोजीशंस थी बहुत ज़्यादा, 23,600 पे निफ्टी आ चुका था, मोटा मोटी मार्केट ये मान के चल रहा था कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा, वो रुक गई है। देखिए इंटरडे देखिए ब्रेंट का किस तरीके से 89 भी हम तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस वो एक मार्केट को ट्रिगर चाहिए था, जिस जगह पे मार्केट होता है। ऐसे ही जब आप 24,300 पर थे, 335 पर थे, तब क्या ट्रिगर मिल गया था आपको, HDFC बैंक के ख़राब नंबर्स और वो वीकेंड वाली डेवलपमेंट्स। तो ट्रिगर मिल जाएंगे आपको जब आप एकदम एज पे होंगे तो। लेकिन रुपी देखिए 95.88, यहाँ भी शानदार मजबूती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा ऑफ हाइज हुआ है, लेकिन फिर भी F&O के टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके अलावा AU बैंक भी काफ़ी अच्छा चला, इससे पहले कुछ बैंकों में काफ़ी मिक्स मूव आए। तो एक ओवरऑल सोचा कि क्यों ना बैंकों की एक बात की जाए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंकों में बाजीगर बन के निकले हैं। नूपुर के पास चलते हैं इसके लिए। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इस बार का ट्रेंड देखें तो नंबर से ज़्यादा मैनेजमेंट की जो गाइडेंस आई है उस पर स्टॉक के रिएक्शंस आपको आते हुए नजर आएंगे। कुछ बैंक्स की तरफ से गाइडेंस में अपग्रेड देखने को मिला, और कुछ बैंक्स ऐसे भी थे जहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो या फिर ROA हो, रिटर्न ऑन एसेट, वहां पे जो गाइडेंस है वो कमज़ोर आते हुए नजर आया हो। 27 बैंक के नतीजे अब तक आ चुके हैं, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, लार्ज, स्मॉल और मिड कैप सारे ही बैंक्स आपको नजर आएंगे। उसमें देखें तो NII की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में आती हुई नजर आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। P&L की जब बात आती है, नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से वहां पर थोड़ी कमजोरी थी, क्योंकि प्रोविजंस इस क्वार्टर में हल्के बढ़त के साथ आते हुए नजर आए, मार्जिन्स पर हल्का दबाव देखने को मिला। लेकिन सालाना आधार पर देखेंगे तो एसेट क्वालिटी जो है वो काफी बेहतर आपको नजर आएगी, चाहे वो ग्रॉस NPA हो या फिर नेट NPA, दोनों में ही इस बार कमजोरी आती हुई नजर आई है। टोटल बेसिस पे आउट ऑफ 27 बैंक्स जहां पर NII की ग्रोथ देखें YoY बेसिस पर 11% आपको नजर आएगी, क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट 3% इस क्वार्टर में देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2.2% की ग्रोथ वहां पर भी है, क्वार्टर बेसिस पे 5% की ग्रोथ है। मुनाफा देखें तो 13% की ग्रोथ आपको YoY आधार पर आती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर ज्यादा रिएक्शन इस क्वार्टर में आपको आते हुए नजर आए। HDFC बैंक सबसे पहले नतीजे यहीं पर आते हुए नजर आए थे। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस है उसे बरकरार रखा है, उनका ये भी मानना है कि H2 काफी बेहतर होगा। ICICI बैंक ने भी अपने गाइडेंस में रेज किया था, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आते हुए नजर आया था। ROA और ROE की जो कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिला, उसका एक बेनिफिट अब आपको नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस में भी। एक्सिस बैंक की बात करें तो कंजर्वेटिव यहाँ पे गाइडेंस आते हुए दिखा था, हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रिकवरी को लेकर थोड़ा सतर्क यहाँ पर बैंक की तरफ से गाइडेंस आते हुए नजर आया था। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, यहाँ पर कोई भी बदलाव मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस में नहीं देखा गया। इंडसइंड बैंक मैनेजमेंट ने अपना जो ROA का गाइडेंस है उसे बरकरार रखा, 1% के आसपास आपको ROA इस साल के एग्जिट पर आते हुए नजर आएंगे। PNB की बात करें तो मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली कहा है कि
जितना भी गाइडेंस है निम्स को लेकर, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, वो FY27 में बरकरार रहेगा। एक्सीडेंट इस क्वार्टर में बंधन बैंक का होते हुए नजर आया था, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैनेजमेंट के गाइडेंस की वजह से यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। गाइडेंस रिड्यूस हुआ था, FY27 का जो ROA का गाइडेंस था उसे जो है वहाँ पे कट आते हुए दिखा, 1.2% से 1.4% का गाइडेंस कर दिया। IDFC फर्स्ट बैंक दूसरी तरफ यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है और यहाँ पे ROA का गाइडेंस जो है उसे बढ़ा दिया 10 बेसिस पॉइंट से। बैंक ऑफ बड़ौदा आउटलुक यहाँ पे कॉशियस नजर आया है, वन ऑफ इम्पैक्ट इस बार अर्निंग्स में देखने को मिला है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो नंबर्स थोड़े कमजोर थे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो कम होते हुए नजर आया। वैल्यूएशन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ICICI बैंक के वैल्यूएशंस आपके लिए पुल अप करें तो ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पे 3 टाइम्स पर कारोबार करता है। HDFC बैंक 2.7 टाइम्स, कोटक महिंद्रा बैंक 2.6 आपको नजर आएगा, एक्सिस बैंक 1.8, बंधन बैंक 1.1, जिनका जो इस क्वार्टर में गाइडेंस कट यहाँ पर आते हुए दिखा था। IDFC फर्स्ट बैंक 1.8 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और PNB भी देखें तो 1 के आसपास आपको ये कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो इस बार नंबर से ज्यादा मैनेजमेंट के आउटलुक और गाइडेंस पर रिएक्शन ज्यादा देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें रिएक्शंस पे ज़्यादा, अगर आप देखें बाजार अपना रिएक्शन दे रहा है और कमेंट्री पर बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल एक काम करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन ट्रेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, धमाकेदार ऑप्शन। ये 3 ट्रेड्स आएंगे और मानस जी और राजेश पालवे जी और पंकज जी के करके ट्रेड पकड़ाएंगे, बताएंगे। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, सन फार्मा पे मेरा ध्यान है, जहां पर आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हायर टॉप से हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो अगस्त मंथ का 2000 वाला कॉल ऑप्शन सन फार्मा का लिया जा सकता है। 41 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 29 रुपीज के नीचे लगाना है और 65 रुपीज की टारगेट सेट करना है। सन फार्मा की 2000 की अगस्त कॉल, ध्यान रखिएगा अब आप अगस्त की कॉल ले पाएंगे, क्योंकि जुलाई कॉल में फिजिकल डिलीवरी मार्जिन लगेंगे और वो बहुत महंगे होंगे उनको लेना। पंकज जी, आपकी ट्रेड ऑप्शंस में? जी अनुज सर, इंडिगो की 5300 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। क्रूड का इम्पैक्ट जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 130 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 114 रुपए का। ऊपरी लेवल पर जो टारगेट नजर आ रहे हैं 165 तक के देखने मिल सकते हैं। एविएशन पंकज जी को पसंद आ रहा है ऑप्शंस में, ध्यान रखिएगा इसको। राजेश पालवे जी, ऑप्शंस में आपने कौन सा काउंटर देखा? तो श्रेया जी, यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्पेस से हीरो मोटर पसंद आ रहा है और हीरो मोटर का अगस्त का 5200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब 148 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाय करें। हमें लगता है हीरो मोटर में जिस तरीके से करेक्शन के बाद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के साइन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखे, ये स्टॉक में मोमेंटम टुवर्ड्स 5300 5400 की तरफ बढ़ सकता है। तो 5200 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। टारगेट होंगे इसके करीब 175 से 180 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 128 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करेंगे कैनरा बैंक के नतीजों की। पहली तिमाही में कैनरा बैंक का मुनाफा 2% बढ़ा है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम 14% बढ़ी है। NPA में भी कमी आई है। हमारे साथ बात करने के लिए बैंक के MD और CEO ब्रजेश कुमार सिंह जुड़े हैं। ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून। पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो इस क्वार्टर में काफ़ी क्यूरियस रहा है कि सभी PSU बैंकों के नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगला क्वार्टर में थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकती है, थोड़ा सा मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। आपके केस में भी जानना चाहूँगा कि क्या रहेगा आगे जाकर, क्या क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड रह सकती हैं, क्या निम्स पर या नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है आगे जाते हुए? आपने देखा होगा जो हमने अभी अपने फिगर्स पोस्ट करे हैं, उसमें हमने क्रेडिट कॉस्ट को काफ़ी कंट्रोल किया है। हमने गाइडेंस दिया था 0.80% का, उसके अगेंस्ट हम 0.60% पे ही हैं। निम भी हमने अपना प्रोटेक्ट करा है 2.5 से 2.60 का हमने दिया था गाइडेंस, तो उसके अगेंस्ट हम 2.52 पर हैं। तो हमने प्रोटेक्ट किया और गोइंग फर्दर ऑल्सो भी हम इसको प्रोटेक्टेड रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल पूरे साल में 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में रिडक्शन हुआ था और वो अब धीरे धीरे करके वो बॉटम आउट हो चुका है। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऑल्सो स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो अब लगता है कि गोइंग फर्दर अगले क्वार्टर में भी विल बी एबल टू मेंटेन, हम अपने निम को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और क्रेडिट कॉस्ट को भी रोक के रखेंगे। ओके, क्रेडिट कॉस्ट को भी रोक के रखेंगे। आपकी जो लोन ग्रोथ की गाइडेंस है 11 से 12% की, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि उसमें से किस सेगमेंट में आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी?
लोन बुक हमने बोला था 11 से 12% ग्रो करेंगे, बट उसके सापेक्ष में हम 17.97 प्रतिशत से ग्रो किए हैं। और जो आपने देखा होगा, हमने अपने रैम का भी एडवांसेस मिक्स में बढ़ाया है। जो पहले 58% हुआ करता था टोटल हमारे एडवांसेस बुक का, उसको हम 59% पे लेके गए हैं। तो आगे ग्रोथ तो हमें सारे तरफ ही मिल रहा है, बट हमारा ग्रोथ जो होगा, जो ज़्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे रैम सेक्टर से आने का, एग्रीकल्चर, MSME और रिटेल में। और उसमें हमारी थोड़ी स्प्रेड भी ज़्यादा मिलते हैं और हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाइड रहता है। बट देयर इज़ अ गुड, बहुत अच्छा क्रेडिट डिमांड है मार्केट में, और जो उसको इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट जो गवर्नमेंट का डिस्पेंसन आया है उससे भी मदद मिल रही है उसको। ओके, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव से आपने बात की, आपने कॉस्ट के बारे में बात की, नाइम्स की बात की ब्रिजेश जी। अच्छा ब्रिजेश जी, 2 सवाल पूछूंगा यहाँ पे। एक तो कासा कितना रहा और आगे जाके कासा पे आपका आउटलुक क्या है। दूसरी बात, अब तक FCNR जो विंडो है हमारे पास, उसमें आपने कितना फंड रेज कर लिया है और कितना और रेज करने की बाय द टाइम दिस विंडो विल क्लोज आप मंशा रखते हैं, टारगेट रखते हैं? मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला प्रश्न है कासा हमारा थोड़ा लोअर साइड में है। हमारा कासा अराउंड 30% है, जिसको हम मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। कासा को 30% के ऊपर, 30 से 32% ले जाना चाहेंगे उसको। हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी बल्क पे ज़्यादा थे, उसको हम धीरे धीरे उसको सेट ऑफ कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम। नॉट पूरा तो कासा से नहीं रिप्लेस हो पाएगा, बट रिटेल टर्म डिपॉजिट से रिप्लेस कर रहे हैं उसको। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा था हमसे FCNR का, तो FCNR का हमने टोटल FCNR, ECB और OFCB तीनों को मिला के गाइडेंस जो दिया है कि 2.3 to 2.5 बिलियन डॉलर हम इसमें इकट्ठा करेंगे। बट पहले क्वार्टर में इस तिमाही में हम लोग, चूंकि सितंबर तक ही FCNR डिपॉजिट को हमें डिस्पेंसर मिला है रिजर्व बैंक द्वारा, तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं। और आपने पूछा, अभी तक हमने गाइडेंस दिया था कि इस मंथ में हम 750 मिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे। उससे ज़्यादा हम अभी ही कर चुके हैं। 775 मिलियन डॉलर ऑलरेडी हम रेज कर चुके हैं, और इस मंथ के एंड तक 4-5 दिन और बचे हैं हमारे पास। मुझे लगता है कि हम 1 बिलियन मार्क को क्रॉस कर लेंगे, और पूरे तीनों को मिला के जो डिस्पेंसन मिला है हमें, हम 2.3 to 2.5 मिनिमम करेंगे, और वी कैन बेटर इट ऑल्सो। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल। क्रेडिट कॉस्ट की तो खैर हमने बात कर ली। एसेट क्वालिटी में आपकी काफ़ी सिग्निफिकेंट सुधार आया। एक बार वो नंबर्स रखिएगा, ग्रॉस NPA और नेट NPA वाले। ये यहाँ से अब, क्योंकि काफ़ी अब आपके फेवर में आ गया ये NPA नंबर, नेट NPA 0.36 पर है, ग्रॉस NPA 1.57 पर है। यहाँ से और स्कोप है क्या इंप्रूवमेंट का? और स्लिपेजेस पर अगर कोई गाइडेंस देना चाहे तो? इसमें और स्कोप है इंप्रूवमेंट का। आपने देखा होगा, हमने गाइडेंस दिया था ग्रॉस NPA का 1.50 का, और हम अभी ही, जो कि मार्च 2027 के लिए गाइडेंस है, हम अभी 1.57 पे पहुंच गए, और बाई सितंबर हमें लगता है कि हम 1.5 से नीचे ही आ जाएंगे। और नेट NPA में भी हमारे पास ग्रोथ का स्कोप है। आपने देखा होगा हमारा स्लिपेज जो है वो काफ़ी कम है, 0.15% है इस क्वार्टर में। एनुलाइज भी करें तो 0.60 ही होता है। तो गोइंग फर्दर भी हमें अपने बुक में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, तो हमें जो लगता है कि मैं इससे और बेटर कर पाऊंगा, 1.50 से ही बेटर कर पाऊंगा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। चलिए, कैनरा बैंक की बात हो गई, अब काम करते हैं 4 का चौका ले लेते हैं। 4 का चौका लेंगे राजेश पालवे जी से सस्ता ऑप्शन, राजेश सातपुते जी से FNO सुपरस्टार, सौमिल जी से चार्ट का चमत्कार, और स्नेहा जी से मिड कैप फंडा। तो राजेश पालवे जी, आप शुरुआत करिए। तो अनुज जी, यहाँ पे टाइटन पे फोकस है। टाइटन में एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिखा रहा है, सीरीज के आखिरी पड़ाव पे भी स्टॉक अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 4750 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अगस्त सीरीज का, वो बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 145 150 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 110 रुपए के आसपास। टाइटन देख रही थी मैं, डेज हाई पर बढ़ता हुआ ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। ये आपको सस्ता ऑप्शन में लेना है, टाइटन हो गई। FNO सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी, आपने क्या देखा है? श्रेया देखिए, REC पे मेरी नजर है। REC में आज एक रेंज ब्रेकआउट है। सबसे बड़ी बात है, इसने अपने 200 EMA को सरपास किया है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये मोमेंटम चलेगा 375 से लेके 378 तक। 367 करंट मार्केट प्राइस है इन FNO।
तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 363 का। ओके, सौमिल जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं पिक कर रहा हूँ बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। हमने लास्ट वीक भी बजाज फिनसर्व के बारे में बात की थी। एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डेली मूविंग एवरेज दोनों के ही आसपास एक कंसोलिडेशन हो रहा है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप, मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी बाय सिग्नल है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1860 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2050। ओके, चलिए बजाज फिनसर्व हो गया आपके लिए ट्रेड सौमिल जी की तरफ से। स्नेहा जी, आपका ट्रेड मिड कैप फंडा में या स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया? मैं मिड कैप फंडा में एयू बैंक को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए लास्ट वीकेंड में, जहाँ पे जो ग्रोथ थी काफ़ी स्टेडी रही एंड निम्स में भी मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद काफ़ी रेजिलियंस देखने को मिला। अगर आगे आने वाले समय की बात करें तो उसमें निम्स में और इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं, बिकॉज जो इनकी हाई यील्डिंग सेगमेंट्स है वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी एंड एट द सेम टाइम इनके क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी कंटेन रहेंगे। Q1 कंपेरेटिवली था वीक क्वार्टर रहता है, बट डिस्पाइट दैट इनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी रोबस्ट और कंट्रोल्ड रही और आगे आने वाले क्वार्टर्स में एक फर्दर इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। तो ओवरऑल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लॉन्ग टर्म नज़रिए से देख सकते हैं, जहाँ पे 35% अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना है ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स। ये इनफैक्ट हमारा वन ऑफ द टॉपिक्स है मिड साइज प्राइवेट बैंक्स में। तो इसे 1 ईयर टाइम होराइजन के साथ विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1275 देखा जा सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजों के बाद 5% ऊपर, शानदार तेजी यहाँ पर लंबी अवधि की नज़रिए से मिड कैप फंडा में चुना है स्नेहा जी ने। 4 का चौका में 4 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक बार फिर से देख लें आप। टाइटन चुना है राजेश पालवे, जिन्हें आपको 4750 के कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है। 145 से 150 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से। 110 का ध्यान रखिएगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर एफएनओ सुपरस्टार में राजेश सातपुते जी ने आरईसी चुना है। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है उनकी 378 के लिए से देखिए, 363 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। फिर कैश में यानी कि चार्ट का चमत्कार इनफैक्ट सोमिल जी ने बजाज फिनसर्व चुना है। 2050 की टारगेट और 1860 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से आया है। आखिर में मिड कैप फंडा स्नेहा पोदार जी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चुना है। 1275 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है। कुछ और काउंटर्स देखें जहाँ पर शानदार बढ़त, क्योंकि मार्केट में अच्छी रौनक है। 24,011 का आज का इंट्राडे हाई। टाइटन की अभी चर्चा की और वीरेंद्र जी ने थोड़ी देर पहले जो मारुति सुजुकी की बात की थी, वहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। ये ऑलमोस्ट अब डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। ये देखिए 2% की तेज़ी के साथ टाइटन की चर्चा कर ली। एक बार BEL रखिएगा स्क्रीन पर, और हैल हमने सुबह चर्चा की थी। BEL भी अब थोड़ी रिकवरी के साथ डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। एक बार पंकज जी BEL देखेंगे आप। डिफेंस के चुनिंदा स्टॉक्स में हमने स्ट्रेंथ देखी है। काउंटर अच्छा लग रहा है क्या आपको इन लेवल्स पर? जिस हिसाब से इसका इंट्राडे स्ट्रक्चर दिख रहा है मैम, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि तो लोअर लेवल पे जो रेजिलियंस दिखाया है इसने, एक बेस बना हुआ है 406 के आसपास का। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं 404 के आसपास का। नियर टर्म टारगेट जो है 414 420 तक देखने मिल सकते हैं। ये BEL आपकी स्क्रीन पे टाइटन मार्क कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक बार गोल्ड लेके आइएगा प्लीज। टाइटन में मेरे ख्याल से कोई कॉल गई नहीं अभी, है ना। 4726 पे ट्रेड कर रहा है। यस, टाइटन जो है वो अब अगर ये क्लोज आता है तो इट विल बी करियर हाई फॉर टाइटन। ये सही है। करीब 4725 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन दिया था मेरे ख्याल से राजेश पालवी जी ने इसका, बट डूइंग वेल। डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, शानदार। यहाँ पे 127 पे अगर आप देखें ट्रेड करते हैं, 145 का लक्ष्य यहाँ पर और 150 का लक्ष्य। एक स्टॉक और लेके आता हूँ प्लीज, जरा एक बार ऑटो बास्केट ही लेके आइए, यूनो मिंडा। और ये स्टॉक वो है, देखिए एक हमने जिक्र किया है मैडम का, एक हो गया जिक्र मारुति का। पंकज 1157, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसका ब्रेकआउट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1160 का पॉइंट होगा, उसको टेस्ट कर रहा है। एडवांटेज ये भी है कि अब आप सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड नरम, मोमेंटम आता हुआ, आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे?
जी डेफिनेटली सर 200 डेमा के ऊपर काफी सिग्निफिकेंटली एक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। विद वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी शानदार नजर आ रही है पिछले 3-4 दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि स्विंग हाई की जो रेंज है यहाँ पर 1160 के आसपास है। अगर ये एक बार सरपास कर देता है तो मुझे लगता है ये काउंटर जो है 1220 तक जाने के लिए तैयार है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और कल आने वाले नंबर्स की बात करेंगे। कल निफ्टी के लिए मेगा डे है। लार्सन एंड ट्यूब्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों के नंबर्स आएंगे। एफएनओ में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हमने जो पिक किए हैं वो रेडिको खैतान और वरुण बेवरेजेस, दोनों बेवरेजेस स्पेस से जुड़े हुए हैं। बेवरेजेस अलग अलग है लेकिन दोनों की, इनकी बात करेंगे। हमारे साथ आशीष और नुपुर जुड़े हैं इन नंबर्स के प्रीव्यू करने के लिए। शुरुआत करते हैं पहले लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ। आशीष, क्या एक्सपेक्ट करें? सर नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट एक हेडलाइन बड़ी ये भी बन सकती है कि पिछले 6 साल का सबसे कमज़ोर एग्जीक्यूशन है। उसके पीछे 2 कारण, एक तो वेस्ट एशिया का जो तनाव है इस क्वार्टर में आपको साफ नज़र आएगा, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन इम्पैक्टेड है। और दूसरी बात है कि डोमेस्टिकली ऑर्डर विन की खबरें तो हम लगातार देखते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो कंपनीज एक बड़ा चैलेंज फेस कर रही हैं वो ये है कि लेबर की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका एक इम्पैक्ट है यहाँ पर। नंबर्स आपको बताता हूँ कि रेवेन्यूज़ में आप देखें तो मात्र 1% की बढ़त है। हालांकि एलएनटी के लिए टॉप लाइन इतनी मैटर नहीं करती जितना ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और ऑर्डर बैकलॉग होता है। तो करीब करीब 64,300 करोड़ के आसपास की आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एबिटा की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, ग्रोथ ही नहीं है। 6,318 करोड़ ये पिछले साल था और 6,200 करोड़ का अनुमान है, यानी 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 9.9% के जो एबिटा मार्जिन है वो घटकर 9.64% के देखने को मिलेंगे। और मुनाफे को आप सोच रहे होंगे कि 24% की बढ़त क्यों है, 3,617 करोड़ से 4,500 करोड़ का क्यों देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि इन्हें 900 करोड़ का तकरीबन आप देखें तो एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है नाभा पावर का, तो वो इस बार के लिए रियलाइज हुआ है बुक्स में, इसी के चलते आप देख रहे हैं। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। वेस्ट एशियन तनाव है, इनका कोर ईएनसी सेगमेंट है, यहाँ पर भी आप देखें तो जो ग्रोथ का मोमेंटम है काफ़ी फ्लैट है। लेकिन आगे फ्लोज कैसे हैं, एग्जीक्यूशन कैसा है, इसके ऊपर मैनेजमेंट क्या कहता है, ये मार्केट ज़्यादा फोकस करेगा। नंबर्स तो थोड़े से कमज़ोर आएंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर रहेंगी नजरें, नतीजे कमज़ोर रह सकते फिलहाल वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब आते हैं एचयूएल के अनुमान को लेकर चर्चा कर लेते हैं। नुपुर है हमारे साथ। नुपुर, एचयूएल कैसे रह सकते हैं नतीजे यहाँ पर? जी हाँ, एचयूएल के नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे। पिछले क्वार्टर में भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। 6% की वॉल्यूम ग्रोथ पिछले क्वार्टर में की थी, इस बार भी अनुमान है कि 6 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 10% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है, 16,950 करोड़ के आसपास। मुनाफा देखें तो 1% की ग्रोथ इसलिए क्योंकि बेस में आइसक्रीम बिजनेस का भी कारोबार है, तो आपको हो सकता है कि बेस के नंबर्स थोड़े बदलते हुए नजर आए। अब वो डीमर्ज हो चुका है और अलग से लिस्टिंग भी उसकी हो चुकी है, तो उसका एक इम्पैक्ट बेस क्वार्टर में आते हुए दिखेगा। लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 11% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं, 3,935 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। मार्जिन 23% के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं और मुनाफे का आंकड़ा देखें तो 2,760 करोड़ के आसपास आपको ये आंकड़ा आते हुए नजर आ सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर में जो थे पिछले साल के, उसमें लास्ट क्वार्टर काफ़ी बेस्ट था, 6% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इस बार भी अनुमान यही है, 6 से 7% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो होम केयर में 12% की ग्रोथ का अनुमान है, पर्सनल केयर में 6% की ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे हैं। ब्यूटी एंड वेलबींग में बात करें तो 13% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिख सकती है और F&B में 8% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंपनी ने काफ़ी कुछ प्राइस हाइक लिया है तो उसका इम्पैक्ट भी इस क्वार्टर में नजर आएगा। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड और आने वाले प्राइस हाइक पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो नज़र 6 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ पर। ओके, 6 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर रहेगी। आशीष के पास चलते हैं अब। वरुण बेवरेजेस के नंबर्स के एक्सपेक्टेशन, आशीष बताइए। स्टेडी क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खास बात आप देखें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है डबल डिजिट में आपको नजर आएगी और 47.7 करोड़ केसेस यहाँ पर आपको वॉल्यूम में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू आप देखें 23% के बढ़त का अनुमान है यहाँ पर, 7,017 करोड़ से 8,631 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एबिटा की बात करें तो 2,458 करोड़ ये मार्केट अनुमान
लगा रहा है, यानी पिछले साल के मुकाबले एबिटा अगेन जैसे रेवेन्यू 23% बढ़ रही है, ऐसी एबिटा में भी आपको 23% का सर्ज देखने को मिलेगा। मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेंगे, 28.5% पर स्थिर है, एकदम कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं है। मुनाफे में 24% की ठीक ठाक हेल्दी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इन नंबर्स के पीछे ट्रिकी सिचुएशन ये है कि अगर आप इंडियन ऑपरेशंस की रियलाइजेशंस की बात करें तो ये लगभग पिछले साल के मुकाबले 2% घटे हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ इनका जो इंटरनेशनल कारोबार है यहाँ पर ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट 3.2% के जो रियलाइजेशन है इसमें ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन मैनेजमेंट क्या कहता है और जो नए वेंचर्स इन्होंने शुरू किए उनके ऊपर क्या कमेंट्री है, ये मार्केट ज़्यादा फोकस करेगा। नंबर्स आप देखें तो स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। स्टडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। वरुण बेवरेजेस से स्टॉक काफ़ी गिरा है अपने हाई से, तो इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन एक स्टॉक जो बिल्कुल नहीं गिरा है वो है रेडिको खैतान। सिर्फ वन वे तेज़ी है इसमें जब से ये एफएनओ में आया है। इनफैक्ट इसका 3 महीने का चार्ट रखिएगा एक बार, और पिछले 3 महीनों में ये स्टॉक 25% भागा है। और 6 महीने का रखेंगे एक बार ज़रा, आई थिंक 6 महीने का चार्ट देखिए। 3 महीने का इसलिए कि ये पिछले एक क्वार्टर की रैली है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके के नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। 6 महीने में 42%। नूपुर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट यहाँ से? सर आउटस्टैंडिंग नंबर्स रह सकते हैं। रेडिको खैतान के Q1 का अपडेट आया था तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली थी। नंबर्स के तौर पर रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आते हुए नजर आ सकते हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो ऑलमोस्ट 38% की ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन सुधर सकते हैं, 15.4% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल इसी समय किए थे, 18.6% का अनुमान है। और मुनाफा देखें तो 202 करोड़ के आसपास आपको ये आंकड़ा आते हुए नजर आ सकता है। वॉल्यूम्स की बात करें तो IMFL के सेगमेंट में करीबन 9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्रेस्टीज एंड अबाउट जहां जो प्रीमियम कैटेगरी है कंपनी की, वहां पे 20% की ग्रोथ का अनुमान है। और जो अदर सेगमेंट्स है कंपनी के पॉपुलर, उसमें 2% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट वैल्यू ग्रोथ यानी कि प्राइस हाइक का जो ग्रोथ होगा वो भी काफी स्ट्रॉन्ग इस क्वार्टर में नजर आएगा, जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। एबिटा मार्जिन में भी देखें तो 320 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। आगे चल के रेडिको खैतान के जो नए जो प्रोडक्ट्स है, यूपी और कर्नाटका स्टेट पॉलिसीज जो है उसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट इस कंपनी के लिए रह सकता है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन ये क्वार्टर जो अपडेट आया था Q1 का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसी पर अनुमान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ये सारे के सारे नंबर्स का प्रीव्यू करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एबेकस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर प्रतीश कृष्णन जुड़े हैं, उनसे बात होगी। प्रतीश जी, गुड आफ्टरनून। और मार्केट पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जानना चाह रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड लॉन्च किया है इस समय, लार्ज एंड मिड कैप फंड। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ से अभी स्मॉल कैप के बजाय लार्ज स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा एक अल्फा जनरेशन की होप रहेगी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हमारा ये बेसिक अंडरलाइंग प्रीमाइस रहा है कि ओवर द लास्ट 2 इयर्स में आप कोई भी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली इंडेक्स रिटर्न हैज बीन लाइक फ्लैटिश ओवर द लास्ट 2 इयर्स, निफ्टी 500 या फिर निफ्टी 150 मिड कैप। एंड अंडरलाइंग जो स्टॉक्स है काफी करेक्ट हुए हैं। सो हेडलाइन नंबर आपके फ्लैटिश है। हमने डेटा देखा है कि रफली अराउंड 60% ऑफ द स्टॉक्स हैव करेक्टेड लाइक मोर देन 20% ओवर द लास्ट लाइक 2 इयर्स अपने पीक से। सो अंडरलाइंग स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए, लेकिन इसी समय पे अर्निंग्स काफी रेसिलेंट रही है। सो अगर मिड कैप की अगर मैं बात करूं ऑन एग्रीगेट बेसिस, मिड कैप हैज ड्रिवन ऑलमोस्ट लाइक 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ ओवर द लास्ट 2 इयर्स। सो एक काफी डाइवर्जेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड अर्निंग्स। या हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्ली जो पीई करेक्शन जो पीक में था इन टर्म्स ऑफ द सितंबर 24 लेवल्स, वहां से पीई हैज काइंड ऑफ कम ऑफ। प्लस हमें ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ जो रिवाइव हुआ है ये काफी सस्टेनेबल है इन दी नेक्स्ट लाइक 15 to 18 months। इवन द Q1 नंबर्स जो अब तक देखने मिले हैं, Q1 नंबर्स आर लाइक फेयरली डिसेंट। जो मार्जिन्स के जो प्रेशर थे वो प्रॉब्ली शायद नहीं आए, मे बी Q2 में शायद मार्जिन प्रेशर्स हो गए। बट अगर प्राइस करेक्शंस हो चुका है, अर्निंग्स आर फेयरली रेसिलिएंट एंड दे विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट लाइक 2 years, then probably ये स्पेस देखने जैसा है, which is why mid cap and large caps in general looks interesting overall from a broader basis। ओके प्रतीश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। लार्ज कैप और मिड कैप्स को लेकर आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब अर्निंग्स पर भी आपने अपनी राय रखी, बैंक्स को लेकर कहा आपने ठीक ठाक नतीजे आए, लेकिन दूसरा बड़ा स्पेस आईटी स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है?
क्या क्वार्टर वन नतीजे आपको ठीक ठाक लगे हैं? जो एक बड़ा डर था आईटी को लेकर, क्या वो धूमिल होता हुआ जा रहा है? एआई को लेकर जिस तरीके से कंपनी एक्विजिशंस कर रही हैं, अब इन सब को लेकर क्या व्यू बन रहा है? या आईटी में हमारा एक ब्रॉडर हाउस व्यू रहा है कि इन टर्म्स ऑफ कि प्राइसेस हैव करेक्टेड ब्रॉडली, जो करेक्शंस आ चुकी है मार्केट में प्राइस वाइज, लेकिन जो अर्निंग्स का जो अनसर्टेनिटी है दैट मोर और लेस रिमेन्स. सो हमने ये नहीं देखा कि अर्निंग्स में काफी कुछ गिरावट आ रही है, बट अर्निंग्स आर ब्रॉडली मेंटेन्ड. लेकिन हमारे जो एबैकस फ्रेमवर्क में जो इन टर्म्स ऑफ ए सर्टेन अर्निंग्स का जो पोटेंशियल हमें दिखना चाहिए फ्रॉम द सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वो शायद इस माहौल पे दिख नहीं रहे हैं. सो एटलीस्ट डबल डिजिट अर्निंग्स आना चाहिए फॉर एनी सेक्टर और एनी स्टॉक टू be a part of the portfolio. So from a portfolio perspective, IT services जो है is still is low at this point of time. But there are other segments जो interesting लग रहे हैं. ओके, डबल डिजिट ग्रोथ मिसिंग है, और वो अगर आप देखें जब तक मिसिंग है तब तक शायद आप प्राथमिकता नहीं देंगे. अच्छा प्रतीश जी, व्हाट अबाउट ऑटो? जैसे कि आपने कहा कि अदर बास्केट्स व्हिच आर डूइंग वेल. ऑटो एक ऐसे फेज से गुजरा जब हमने ऑयल शॉक देखा एक बार फिर से, है ना, और अभी भी अगर आप देखें क्रूड एट 89-90 ट्रैजेक्टरी. लास्ट 2 महीने के रिपोर्टेड सेल्स नंबर्स में ईवी की तरफ ट्रांजिशन काफ़ी बढ़ रहा है. बहुत सारी स्टेट्स पॉलिसी अगर आप देखें ईवी की तरफ झुकाव उनका हो रहा है. ऑटो पे आपकी प्लेसमेंट कैसी है इस वक्त? काफी बुलिश काइंड ऑफ पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ द ऑटो सेगमेंट, स्पेशली जो कंपनीज जिसमें डोमेस्टिक रिवाइवल है, डोमेस्टिक ग्रोथ काफी अच्छी रही है, प्लस एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ, हमने देखा सम टू व्हीलर्स नेम्स या फिर जो 4 व्हीलर सेगमेंट में exports have revived, exports are growing faster overall kind of. Rupee has also depreciated. So both the segments जो लेकर जो generally auto में growth potential काफी अच्छा है. Second, हमें लगा ना probably margins में शायद एक pressure आएगा in this quarter. Margins have been broadly better than expected. Maybe शायद जैसे मैंने बताया Q2 में शायद और margins का एक pressure आ सकता है. But अगर overall on a full year basis, company's commentary in terms of domestic volume growth is fairly decent. तो underlying demand काफी अच्छी है, and अगर if they're able to kind of pass on the price and maintain the demand, then this sector should be fine. प्रतीश जी, मेटल्स और माइनिंग को लेकर आपका क्या व्यू है? अभी एक रिसेंटली लिस्टिंग भी हुई जिसमें एबेकस का प्री आईपीओ से काफ़ी निवेश था, लेकिन ये जो पूरी स्पेस है ये आपको कैसी लग रही है अब? जो हमने ब्रॉडली देखा कि ग्लोबल में इन टर्म्स ऑफ ऑन द स्पेशली ऑन द एल्यूमिनियम साइड द ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इज फेयरली रेसिलेंट. जो एक्सपेंशंस हो रही है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल मार्केट्स, इन टर्म्स ऑफ द डिमांड साइड on the power segment in terms of data centers, also the EV segment and all. So there is a base kind of volume growth, and especially जो players है जिसमें काफी, I think from India perspective the cost benefit or the cost backward integration काफी strong रहा है. Those kind of players looks fairly interesting overall. At the same time metals also very very volatile, so इनका एक correlation रहा है in terms of the dollar index, in terms of how the dollar index behaves. So वो एक probably timing wise देखना पड़ेगा, but from a long-term perspective, selective names in metals looks interesting. अच्छा, मैं जा रहा था एक और स्पेस से बात करने के लिए, that was I mean real estate, बट मैं एकदम से मेटल से अगर आप देखें प्रभावित होकर मैं अपना प्रश्न थोड़ा सा केमिकल बास्केट में पूछना चाहूँगा. हालांकि केमिकल बास्केट में ट्रेडिंग स्टेज तो आ रहे हैं प्रदेश जी, बट आगे कमेंट्री मैनेजमेंट की बहुत शानदार नहीं है. फॉर इंस्टेंस एसआरएफ ने अगले 2 क्वार्टर के लिए म्यूटेड गाइडेंस दिया है. केमिकल में आप कैसे प्लेस्ड हैं इस वक्त? See, chemicals overall is a sector, it's a very small sector and very stock specific. Broadly, अगर आप देखोगे last 2 or 3 years में couple of stocks have done very well based on the fluorochemical और ref gas जो space में जो segments है उन्होंने काफी अच्छे किए हैं. So जरा stock specific kind of segment है इस sector में overall. And our view has been broadly based on certain chemistries and all. Some of them look very interesting, जिसमें शायद margins का जो uplift हमें दिखाई देगा in terms of over the next 2 years. Those kind of stocks looks interesting. Stock specific में शायद बात नहीं कर पाऊंगा, but from a fund perspective, there is some allocation to this sector, but very name specific kind of sector segment is what we're looking at.
अच्छा प्रीतेश जी, क्योंकि मैंने ऑटो पे बात करी, बैंक पे बात हुई, रेट सेंसिटिव्स का एक हमने बड़ा अंश छुआ अब तक, रियल एस्टेट पे आपका टेक क्या है? मैंने अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट इज डूइंग वेल। अब हम इससे जोड़ के 3 स्पेस को देख सकते हैं आप, चाहे रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट कंपनियां हो, चाहे वो HFCs हो, देन रियल एस्टेट एंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर क्या व्यू रखते हैं आप इस वक्त? See, real estate as a cycle, at least the 1Q numbers हमने जो देखा है in terms of the pre-sales numbers are very not much great. एक दो companies का चाहिए, but broadly sector का pre-sales numbers have been down on a YOY kind of basis. So we'll have to see how much the demand is. जैसा आपने बताया selective, एक दो जो premium segment में हमने काफी demand देखा है. But our view is the way you spoke about the ancillary segment, because last 4 to 5 years जो sales हमने देखा है, इनका जो डिलीवरी स्केड्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट काइंड ऑफ probably to starting with, so जो extended space है, maybe the building materials, those kind of space probably one should kind of look at from a broader real estate perspective, like. ओके प्रीतेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इनफैक्ट सेक्टर्स पर, माफ कीजिएगा स्टॉक्स नहीं, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी लेके आइए, इट्स 23997 और औपचारिक तौर पर अगर आप देखें तो इट्स क्लोज एट 24,000, है ना, 24,000 के आसपास। अनुज क्लोज शानदार है और बेहद शानदार है। निफ्टी IT शानदार, निफ्टी बैंक हाँ थोड़े सिप्स एंड बट्स हैं, बट ठीक है, अच्छा क्लोज हुआ है। क्या रखें अप्रोच कल के लिए? एक्सपायरी देखिए, कल जुलाई की एक्सपायरी भी है अनुज। ये बहुत सिंपल अप्रोच है, अगर आप अपनी वो पोजीशन कैरी कर रहे हैं फ्राइडे ऑनवर्ड्स तो बिंदास कैरी करें, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहें अगर जो आपने पहले से ली हुई है। अगर आप फ्रेश लेना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपको अगले मंथ एंड के कॉल्स को सोचना होगा। कल की कॉल्स लेके मत जाइए, वो गैम्बल होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, अगर आप कल की कॉल लेके जाएं, गैप अप भी हो गया, जरूरी नहीं कि आपका पैसा बन जाए, तो इस वजह से। और अगले मंथ एंड की कॉल लेंगे ना, तो उसमें वो इनबिल्ट आपके लिए एक स्टॉप का भी काम करेगा कि कल को मान लीजिए 100 पॉइंट का गैप डाउन भी हो गया, तो भी आप एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एग्जिट करना है या नहीं करना है। क्योंकि मेरा व्यू ये है कि यहाँ से मार्केट में और 300 पॉइंट की अपसाइड खुली है, 24,300। इसका मतलब ये नहीं कि 24,300 पे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 24,300 तक तो जाने का एक स्कोप खुला है। अगर वो जो मार्केट का टेक्सचर है वो रिपीट हो रहा है, 23,800 24,300, 23,800 24,300, अगर ऐसा है तो वो एक अप्रोच होगी मेरी। लेकिन ध्यान रहे, अगर फ्रेश ले रहे हैं तो फिर वो थोड़ा मंथ एंड का सोचें, कल की कॉल्स ना लेके जाएं, वो थोड़ा सा गैम्बलिंग हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नूपुर के पास डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, कौन से स्टॉक पे फोकस? कल्याण ज्वेलर्स पे आते हुए दिखा है, ऑफ हाइज आपको ये स्टॉक नजर आएगा। डीलर्स का मानना है कि ब्लॉक डील यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड की तरफ से एक बड़ा ब्लॉक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए नजर आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 से 5% हिस्सेदारी बेचते हुए दिख सकते हैं। जो भाव होगा वो करीबन 8 से 9% के डिस्काउंट पर आते हुए नजर आ सकता है। तो कल्याण ज्वेलर्स ये आज फोकस में बना हुआ है। दूसरा स्टॉक है HUL। नतीजों से पहले यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। डीलर्स का मानना है कि आउट परफॉर्मेंस जो है वॉल्यूम ग्रोथ में आती हुई नजर आ सकती है। Q1 के नतीजे काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। नेस्ले के बाद लगातार डीलर्स जो है HUL पर भी पॉजिटिव होते हुए नजर आए। और तीसरा रियल स्टेट स्टॉक्स आज फोकस में, वहीं से प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ पर डीलर्स का फोकस आते हुए दिखा है। 2% स्टॉक ऊपर है। वॉल्यूम्स देखें तो आपको 5 डे एवरेज के ऊपर वॉल्यूम्स जो है आज नजर आएंगे और यहीं पर डीलर्स का फोकस बना हुआ है। तो कल्याण ज्वेलर्स, HUL और रियल स्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट आज फोकस में। तीनों स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर, कल्याण, HUL और प्रेस्टीज एस्टेट्स दोनों पर डीलर्स पॉजिटिव। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। अब चलते हैं हमारे पैनल की तरफ और उनसे समझते हैं कि वो क्या चुन रहे हैं। BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पालवे जी, शुरुआत आपसे बताइए, STBT या BTST? तो श्रेया जी BTST ट्रेड ही बाय कर लेके जाएंगे और उसमें हमें पसंद आ रहा है स्टॉक संवर्धना मदरसन। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा और स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली यहाँ पे वापस सरपास करते हुए देखने को मिला है। जो वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, उसमें स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में ही कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिला था और अब यहाँ अच्छा ब्रेकआउट रजिस्टर होते हुए दिख रहा है। टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त फ्यूचर के 156 से 158 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 147 के आसपास। ओके, संवर्धना मदरसन ये हो गई राजेश पालवे जी की पिक। गाबा सर, आपके पिक कल के लिए? मेरा ध्यान है LTF, लास्ट टाइम फाइनेंशियल, ट्रेड कर रहा है 312.50 में। स्टॉप लगेंगे 309.50, 3 रुपए का। टारगेट होगा 320, 320 LTF।
LTF। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा पिडिलाइट पर। पिडिलाइट में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर जो आज का मूव है वो 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 40 डेली मूविंग एवरेज और लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव ऊपर से शुरू हुआ है। सो दैट मीन्स कि ये पूरा जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1700 और स्टॉप लॉस होगा 1575। पेडिलाइट सोमिल जी को पसंद आ रहा है यहाँ पर खरीदारी की राय। मानस जी, आपने क्या चुन रहा? तो देखिए शायद जी, गैस अथॉरिटी गेल पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। आई थिंक इसके फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 172 के रहेंगे और टारगेट 180 180 रुपए के रहेंगे। ओके गेल। राजेश जी, आपकी ट्रेड? राजेश सातपुते जी। मुझे देखिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड मुझे लेना है यहाँ पे, JSPL जिंदाल स्टील एंड पावर। आप इसका चार्ट देखिए, एक बेहतरीन चार्ट है। कंसोलिडेशन के बाद डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद ये मोमेंटम शुरू हुआ है। तो दिस इज एन अर्ली कॉल कि प्रोबेबली यहाँ से 1100 1120 तक का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड होगा। तो 1100 के टारगेट के लिए JSPL इनिशियली बाय करे। स्टॉप लॉस होगा इसका 1050 का। ओके, जिंदल स्टील आप बाय कर रहे हैं। पंकज जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? जी, डिलीवरी के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 हफ्ते की लगातार गिरावट के बाद में एक स्टॉक ने लोअर लेवल से काफी बढ़िया रेजिलियंस दिखाया है। मुझे लग रहा है कि ये मूव जो है वो सस्टेन हो सकती है यहाँ से आगे। 460 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 485 तक के टारगेट जो है वो कल तक अनफोल्ड होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए ट्रेड्स पूरी हो गई आपके लिए। हुडको के नंबर्स आ रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं। प्राइमा फेसी नंबर्स, कंसोलिडेटेड NII ये भी इम्प्रूव होकर आई है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक लग रहा है। अब ये FNO का स्टॉक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 4% के करीब यहाँ पर अब आपको मूव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात हो गई हुडको की। अभी के लिए नंबर अच्छे हैं, बट जैसा मैंने कहा अभी FNO का हिस्सा नहीं है। तो चलिए ठीक है, मूव ऑन करते हैं। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। और आज तो मार्केट ब्रेथ अच्छी रही होगी वीरू। बिल्कुल शानदार ब्रेथ अनुज, और सेकेंड लास्ट डे ऑफ द सीरीज, और इसको डेटा को देखने का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको बदलना पड़ेगा। और आइए देखते हैं स्टैट से करके। लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग 37, शॉर्ट कवरिंग 121 में। दैट्स गुड। शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा, अगर आप देखें तो आज कारण था, और क्योंकि पिछले 2 दिन में काफ़ी लोडिंग हुई थी शॉर्ट साइड पे स्टॉक फ्यूचर्स में, शॉर्ट लगभग 8 मात्र। और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट की टेंडेंसी। हालांकि इसको थोड़ा सा स्टैट्स को हम इतना क्लोजर टू एक्सपायरी तवज्जो नहीं देते हैं। लॉन्ग कहाँ पे था ये देखते हैं। बाजार मेहरबान कहाँ था लॉन्ग साइड पे? इटर्नल में एक रिवर्सल था आज स्ट्रॉन्ग। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शानदार मूव। इनोविंडा, इन्फो एज, मन्नापुरम। लॉन्ग्स ऑटो में काफ़ी अच्छे बने हैं आज, क्योंकि इन स्लाइड से 5 ही स्क्रिप्ट ला सकते हैं तो बात दूसरी है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग कॉनकॉर और पोस्ट अर्निंग्स लॉरस में गजब शॉर्ट कवरिंग का फेस चला है ना। इंटू एविएशन, लोरा डेवलपर्स, निपन लाइफ, इन सभी काउंटर्स में आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। और जहाँ तक शॉर्ट का सवाल है उसमें आज एलकेएम, HDFC बैंक इस दौर की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे, हेल्थ केयर पे, फोर्टिस बैकफुट पे, सिप्ला, अदानी ग्रीन, ये सब काउंटर्स। फार्मा बैकफुट पे था आज कुछ काउंटर्स। और सुबह हालांकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, लॉरस ने ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया। बाकी क्रूड क्योंकि आज कमजोर रहा तो एक्साइड और ONGC बैकफुट पे था। एक्साइड तब अच्छा करता है जब क्रूड बहुत अगर आप देखें शार्पनेस आती है। और नुआ वेल्थ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पर है। लॉन्ग्स यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हुए। एक बार लेके आइएगा प्लीज जरा फोर्टिस हेल्थ केयर को थोड़ा सा यहाँ पे जज कर लेते हैं। मोमेंटम थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है यहाँ पर, और आज अपने 50 डे को जाके छूता हुआ। और कुछ काउंटर्स जहाँ पे मोमेंटम थोड़े से अगर आप देखें खराब हो रहे हैं, उसमें लेके आइए BSE। एंड BSE मेरे ख्याल से अगर मैं देखूँ अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक कुछ ही ऐसे टाइम फ्रेम रहा है जब स्टॉक अपने 100 डेमा के नीचे सेटल होना शुरू कर दिया है, और एक बार फिर से वही कर रहा है। मानस, आपकी रीडिंग अब BSE पे क्या कह रही है? क्योंकि लास्ट एटलीस्ट 3 इंस्टेंसेस में से 2 बार ऐसा हुआ है कि इसके नीचे जाता है तो 100 डेमा से 200 डेमा से कंफर्मेशन लेके आता है। इस बार BSE प्लेसमेंट लग क्या रही है आपको? देखिए ट्रेंड तो नेगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। बाउंस बैक में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 3200 है वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल के लिए खरीदारी ना करें, खरीदारी करनी भी है तो 3700 रुपए के ऊपर ही करेंगे। बेस यहाँ पे थोड़ा प्रेशर है, अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है इस पर्टिकुलर काउंटर में।
मैं कैपिटल मार्केट स्पेस देख रही थी और हमने शुमार भी किया था कुछ काउंटर्स को आज स्पॉटलाइट में, चैट जीपीटी में भी। एक बार कैम्स रखिएगा, 3% ऊपर है, 361 वैम 3% ऊपर है, यहाँ पर अच्छी बढ़त है। और कैम्स राजेश सातपुते जी आप देख लीजिए, कैपिटल मार्केट स्पेस में पिछले कुछ दिनों से वीकनेस थी, लेकिन आज अच्छी तेज़ी और कैम्स 3% ऊपर है। क्या किया जाए यहाँ पर? 6 महीने में 13% के रिटर्न मिले हैं। बिल्कुल श्रेया, देखिए आज इसको मैंने 10 बजे के शो में दिया था और मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह से इसका आज क्लोजिंग आ रहा है, इसके बाद इसका एक टारगेट सेट करे 820 से लेके 840। ये जो पैटर्न है, इट्स अ साइडवेज चैनल। जब लोअर बॉटम टेस्ट होता है तो हायर लेवल फिर से रिटेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो ये डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस होगा श्रेया 770 का। ओके, कैम्स 785। ये जुलाई सीरीज से ये स्टॉक हरकत में आया है, वाकई हरकत में आया है। और मैं इसको बताता हूँ आपको इसकी प्राइस परफॉर्मेंस कैसी रही है। कैम्स 784 और मैं सीरीज की कैंडल देखूं तो इसका लो रहा करीब करीब 737, उसका गेस अगर देखें 785। एक बार जरा कोफोर्ज लेके आइएगा, आईटी में कोफोर्ज, और एक बार इंडेक्स रखिएगा। इंडेक्स इट्स 29443 क्लोज टू 100 लेकिन कोफोर्ज का रोल ओवर लेके आइए जरा 1525 और ये एक शानदार क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। पंकज, आपकी प्लेसमेंट क्या कहती है? आपको इट्स 70%, 72% ऑलमोस्ट रोल ओवर है। मेरे ख्याल से कल तक ये 85 तक रोल ओवर कर देगा, जिस प्रकार से मोमेंटम है इसमें, और हर डिप पे बाइंग आ रही है। ऐसा ही शुक्रवार को हुआ, ऐसे ही आज भी हुआ। आपकी रीडिंग क्या कह रही है कोफोर्ज को लेकर? अगले 2-3 दिन कैसे रह सकते हैं इस स्टॉक के लिए? सर डिस्क्लेमर रहेगा, ये ट्रेड अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है और बेहद शानदार सेटअप लग रहा है सर। जिस हिसाब से इसका प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंट हुआ है। 1440 के ऊपर कंटिन्यूअसली 1530 तक आया। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप नजर आ रहा है, 1560 और 1590 रुपए तक के टारगेट्स कल तक अनफोल्ड होने चाहिए। कोफोर्ज यहाँ पर अच्छा मूव पूरा आईटी पैक फोकस में, और मिड कैप आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर अच्छी रैली, एक बार आईटीसी होटल्स रखे स्क्रीन पर, और आईटीसी होटल्स 3.5% ऊपर है। शानदार रैली, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। कैश के कुछ काउंटर्स रख रही थी मैं आपके सामने। अच्छी तेज़ी होटल स्पेस में, स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया है। और गाबर सर, आईटीसी होटल्स, वैसे तो आप दुबई में अपने घर पर हैं, लेकिन होटल स्टॉक में अच्छी रौनक और 3.5% ऊपर। कैसा लग रहा है ये काउंटर? बाउंस बैक कैंडिडेट आईटीसी होटल, करीब 11 या 12 दिन की गिरावट हुई है ट्रेडिंग डेज की, और जो बाउंस मिला है आज बहुत ही बढ़िया है, लेने लायक है। एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड करा 165, स्टॉप लगेंगे 160 का, 5 रुपए का है। टारगेट होंगे 2, 170 फर्स्ट टारगेट, पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद 175 टू 180 पॉसिबल है। आईटीसी होटल एग्रेसिव कॉल, लेकिन पुशबैक कैंडिडेट। आईटीसी होटल्स। मीनवाइल एक बार आप इंडिया विक्स दिखाइएगा जरा, और देखिए जरा इंडिया विक्स को। और ये इतना सूदिंग चार्ट, ये आँख को सुहाने वाला चार्ट है। इसको पैरेलल चार्ट में रखिए निफ्टी के साथ, और इंडिया विक्स डे लो पर, निफ्टी डे हाई पर। ये बड़ी वाली एक्सपायरी से जस्ट पहले हो रहा है, और पता नहीं मार्केट कुछ शायद न्यूज़ सेंस कर रहा है या कुछ है, लेकिन जो भी है इस तरीके के देखिए मूव एकदम से, और इंडिया विक्स भी कोलैप्स हुआ। 24,000 के ऊपर की क्लोज आ रही है। एक बार वो इंडिकेटिव क्लोज प्राइस दिखाएंगे मुझे ज़रा अभी के लिए कितना है, क्योंकि लास्ट 30 मिनट का जो वीवेब प्राइस होता है वो लिया जाता है, तो रखिएगा उसको जब अवेलेबल हो। लेकिन अभी करीब करीब 10% इंडिया विक्स नीचे है, और मेरे ख्याल से काफ़ी करीब होगा वो 24,000, क्योंकि पिछले 20-22 मिनट जो हमने बिताए हैं वो ज़्यादातर 24,000 के ऊपर ही बिताए हैं। 23,995 के करीब का पकड़ के चले आप, तो मोटा मोटी 24,000। अब देखिए, अब जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड का इक्वेशन क्या है, बिल्कुल डाउन साइड 23,800, अप साइड 24,300। तो अभी के लिए अब वो 3:2 रह गया है। वो फ्राइडे को थी सबसे शानदार ट्रेड, आज सुबह भी थी लेकिन फ्राइडे को ज़्यादा अच्छी थी। मीनवाइल एक बार डीएलएफ रखिएगा जरा, एक बार डीएलएफ का इंट्री दिखाएंगे प्लीज़। डीएलएफ में एकदम से एक शार्प सर्ज आया है। डीएलएफ, ये डीएलएफ सौमिल जी, एक बार डीएलएफ का चार्ट देखिए, कोई व्यू स्टॉक पर?
ओवरऑल अगर रियल एस्टेट में हम देखें तो रियल एस्टेट में आई डेफिनेटली लाइक लोढ़ा, ओबरॉय, ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन डीएलएफ थोड़ा सा लगाड़ रहा है, स्लो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी ये एक अप ट्रेंड में है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 40 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके फिर से आज भी उसका फॉलो अप पॉजिटिव हुआ है। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करना चाहिए। डीएलएफ में मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है, लास्ट 3 वीक से थोड़ा सा साइडवेज मूव है, लेकिन यहाँ पर दो क्रूशल सपोर्ट्स रहेंगे। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 630 का सपोर्ट और इन द मीडियम टर्म आउटलुक 608 का सपोर्ट। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव। टारगेट इन द शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 690 का और ऊपर में मुझे लगता है कि ये 730 तक ये स्टॉक जा सकता है। अच्छा राजेश पालवे जी, क्योंकि एनबीएफसी इसमें मूव स्ट्रांग है, लुक एट चोला, लुक एट श्रीराम फाइनेंस, आप एलएनटी फाइनेंस को क्या कहेंगे या फिर कैसे रीड करेंगे? क्योंकि अच्छी बात यह है कि इसकी रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो चुकी थी, ये बेस्ट परफॉर्मर था मेरे ख्याल से जून सीरीज का, उसके बाद कूलिंग ऑफ हुई, मेजर एवरेजेस को इसने रिटेस्ट किया, अब मोमेंटम आ रहा है, डी हाई पे क्लोज हो रहा है। सुबह भी मैंने यही बात कही थी। आपकी रीडिंग क्या कहती है एलएनटी फाइनेंस पे? इसको एनबीएफसीज में कौन से पायदान पे रखेंगे आप? तो आई थिंक देखिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है। 3 वीक का एक यहाँ पे हमने देखा कि एक माइनर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी स्टॉक में और वापस आज जिस तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल का साइन यहाँ पे बना है। हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट जो हर्डल है वो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, जो कि करीब 315 316 की रेंज में अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो हमें लगता है यहाँ पे फिर अपसाइड जो बन सकती है वो करीब 325 की तरफ आते हुए दिखेगी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 308, अपसाइड का इमीडिएट टारगेट 316 एंड देन उसके बाद 325 हमें लगता है इमीडिएट देखने को मिल सकता है। एलएनटी फाइनेंस अच्छी स्ट्रेंथ है, गाबसर की बीटीएसटी भी शानदार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट बाय द वे 9.5% नीचे, अब $88 के भी नीचे आया है। यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़, एक बार एक्साइड इंडस्ट्रीज़ रखिएगा स्क्रीन पर, और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ आज थोड़ा टूटा है, 3.5% के करीब करीब आपको नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा और शानदार इसमें तेज़ी हमें देखने को मिली थी। सोमिल जी, आपने स्टॉक देखा भी, क्या किया जाए इस गिरावट में? खरीदारी की सलाह होगी या फिर वेट करेंगे? 3.5% डाउन है आज। सी एक्साइड इंडस्ट्री में व्यू पॉजिटिव है। हमारा टारगेट जो लास्ट टाइम कॉल था दैट वाज फॉर 455 व्हिच वाज द अपर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड। एक प्रीवियस स्विंग हाई का भी टारगेट 455 का बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ये एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है। प्रीवियस क्वार्टरली का हाई भी ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि नीचे में दो सपोर्ट्स 20 डेली मूविंग एवरेज है 420 पर और दूसरा है 405। ये दोनों ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह हम ले सकते हैं। सपोर्ट पे बाय करें और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे टारगेट्स ऊपर में मिल सकते हैं। इन द मीडियम टर्म आउटलुक 470 के टारगेट्स बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ऊपर तक जा सकता है ये। ओके, मीनवाइल एक पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक, एक बार पेटीएम का चार्ट रखिएगा पिछले कुछ मिनटों का, और पेटीएम में एकदम से अगर आप देखें तो एक शार्प अपमूव आया है, 1294 पर आया है ये स्टॉक। मानस जी, आखिरी चार्ट चेक पेटीएम देखिए जरा एक बार चार्ट। देखिए, पेटीएम ने कल ही कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे। पेटीएम में 20 डे मूविंग एवरेज वीकेंड हो गए थे, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, आज 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि 1340 के टारगेट के लिए आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 1270 के नीचे रहेंगे। चलिए पेटीएम से चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। अनुज, 24,000 स्क्रीन पे बरकरार, शानदार क्लोज, ओवर टू यू। बिल्कुल, बाय द वे अक्टूबर का ब्रेंट वायदा 80 के नीचे आ गया, अक्टूबर का ध्यान रखिएगा। सितंबर का भी 82 पर है, अक्टूबर का अब 80 के नीचे आ गया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी में अच्छी रैली हुई, करीब 236 पॉइंट की रैली हुई 24,000 पर। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की रैली 57,100 पर। निफ्टी आईटी ने फिर लीड किया, करीब 2.25% की रैली यहाँ पर हुई। और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ अच्छी रैली हुई, मिड कैप 1%, स्मॉल कैप 1.25% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था,
2:1 से बेहतर एडवांस डिक्लाइन रहा। और इंडिया विक्स और फायर कर दीजिएगा एक बार। जो एक इंडेक्स आप नीचे देखना चाहते हैं वो आज नीचे था। इंडिया विक्स करीब 10% कोलैप्स हुआ। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं और अक्रॉस द बोर्ड तेजी में निफ्टी आईटी ने लीड किया, रियल्टी सेकंड नंबर पर, फिर निफ्टी ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी और फाइनेंशियल्स, यहाँ पर भी शानदार आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब आते हैं कुछ सेक्टर्स, एक ही सेक्टर था जो वो भी नाम मात्र का, एक्चुअली इसको रेड बोलना भी शायद थोड़ा रेड का अपमान करना होगा। अब निफ्टी गेनर्स पर आते हैं। इटर्नल टॉप गेनर था आज, इंटरग्लोब एविएशन 5%, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, मैक्स हेल्थ केयर और श्रीराम फाइनेंस, इन सब में तेज़ी रही। बहुत कम स्टॉक से गिरने वाले, उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। ओएनजीसी करीब 4% गिरा, एचडीएफसी लाइफ और देखिए अगेन एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा निराश ही किया फिर से, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज और कोल इंडिया। मेरे जी हाँ, बेहद शानदार क्लोज। निफ्टी के प्रोविजनल क्लोज इस पर 24002 और निफ्टी बैंक 57,118 पे और निफ्टी आईटी 650 अंकों पर। शानदार क्लोज अगर आप देखें, जो दोनों प्लेयर्स थे निफ्टी के वो भी बेहद शानदार रहे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल यानी 28 जुलाई, कल जुलाई सीरीज की एक्सपायरी है, मंगलवार का दिन। सारे समीकरण, फैक्ट्स, फिगर्स लेकर ये पैनल आपके साथ मौजूद होगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।